हेलो हाय, दिस इज अनुज एंड यू आर वाचिंग एक्सीलेंस स्टडी सर्कल। सो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं कि आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले सॉल्यूशन ऑफ नीट 2024 बायोलॉजी क्वेश्चन, और इस वीडियो में हम सिर्फ आज जियोलॉजी को ही कवर करेंगे और बॉटनी का सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ आज मैं बताने वाला हूँ सोर्स ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था, क्या ये एनसीईआरटी से पूछा गया था, क्या ये आउट ऑफ एनसीईआरटी से पूछा गया था, क्या ये एनसीईआरटी से था तो ओल्ड एनसीईआरटी से था या न्यू एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी के से था। और इसी के साथ आज मैं आपको इंपॉर्टेंस भी बताने वाला हूँ ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी का। और आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है या न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। आज के बाद ये आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और इसी के साथ आज मैं आपको ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ। आज मैं आपको काफी सारा यहाँ पे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपको कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट को याद रखने में। और इसी के साथ मैं आपको आज ये भी बताऊंगा डिमांड ऑफ क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, क्या क्वेश्चन टफ था, क्या क्वेश्चन ये कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, क्या क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था और सिली मिस्टेक करवाना चाह रहा था। आज हम सब डिस्कस करेंगे इसमें। एंड सो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव ऑन फर्स्ट क्वेश्चन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन सेज ओके, मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? टाइफॉइड। तो टाइफॉइड हमें पता है किससे होता है, सल्मोनेला टाइफिम्यूरियम बैक्टीरिया से होता है। एंड दिस इज बैक्टीरियल डिसीज व्हिच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। लिस्मेनियासिस, ओके, ये तो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, और अगर ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ तो अभी मैं इसे होल्ड पर रख रहा हूं, ठीक है। रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म किससे होता है? फंजाई से होता है। रिंगवॉर्म किससे होता है? फंगस से होता है। फ्लैरियासिस, फ्लैरियासिस कोई हम लोग एलिफेंथियासिस भी कहते हैं और उसी को हाथी पाउडर डिसीज भी कहा जाता है। एंड दिस इज कॉज्ड बाय एस्केलमिंथेस और एस्केलमिंथेस इज आल्सो नोन एज नेमेटोड। तो इसका क्या होगा? सेकंड होगा। ओके, तो अगर हमें ये पता है कि इसका 4 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, तो ऑटोमेटिकली इसका तो थर्ड होगा ना। यस, तो क्या होगा? 4 3 1 2, 4 3 1 2। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 एंड दिस इज डायरेक्टली गिवन इन एनसीईआरटी, है ना। ये पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे कि रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म किससे होता है? फंगस से होता है, ठीक है। वुचेरिया वेनक्रोपियन, वुचेरिया मलाई, ये क्या है? फ्लेरियल वॉर्म है, नेमेटोड है, जिसे हम एस्केलमिंथेस कहते हैं। जिसे क्या होता है? एलिफेंथियासिस, और उसी को हम फ्लेरियासिस भी कहते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। और टाइफाइड का दूसरे पेज में दिया हुआ है, तो शायद यहाँ पे नहीं लगा, ठीक है। एंड दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी पेज नंबर 133 एंड 130। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अगेन मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस के काफी सारे यहाँ पे हमें इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस दे रखा हुआ है और इसमें से मैचिंग करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, तो हमें पता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी एनसीईआरटी में दिया हुआ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, ये क्या है? लिप्स लूप। तो क्या होगा? लिप्स लूप होगा। दैट इज 4, नॉट 4, दिस इज नॉट 4, this is not 4, lips loop, this is third, right। copper releasing intrauterine device, तो ये फर्स्ट होगा। मल्टीपोल 375 होगा। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, तो दैट इज LNG20। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड इम्प्लांट प्रोजेस्टोजेंस, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए? 3142, 3142, 3142, 3142। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, और ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नॉन मेडिकेटेड लिप्स लूप इंट्रायूटेराइन डिवाइस में कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस का नाम क्या था? कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीपोल 375। ये क्या है? कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। फिर क्या पूछा था हमें? हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है। तो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, प्रोजेस्टेसट एंड LNG20, यही तो था ऑप्शन में, LNG20। और क्या कह रहा है? इम्प्लांट, इम्प्लांट और इंजेक्शन, इसको स्किन के अंदर लगाया जाता है और इसके अंदर में क्या होता है? प्रोजेस्टोजन, राइट। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम लोग कर लिए हैं। एंड लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अ स्टेटमेंट 1 सेज The presence or the absence of hymen is not a reliable indicator of virginity। बिल्कुल सही कह रहा है। हाइमन का होना ना होना ये इंडिकेट नहीं करता है, सेक्सुअल एक्सपीरियंस को इंडिकेट नहीं करता है और वर्जिनिटी को इंडिकेट नहीं करता है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी में एग्जैक्टली दिया हुआ है कि इन फैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी एंड सेक्सुअल एक्सपीरियंस। डायरेक्टली एनसीईआरटी का जो लाइन है उसको छाप दिया गया है, जरा सा भी मॉडिफिकेशन नहीं है इसमें।
नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज द हाइमन इज टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स ओनली। ये बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी क्या कहता है कि द हाइमन इज टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स। देखो हाइमन अक्सर, ऑफन अक्सर, अक्सर कर हाइमन फर्स्ट क्वार्टर्स के दौरान टॉन होता है, बट however it can also be broken by sudden jog or insertion of vaginal tampon, right? तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ऐसे तो फर्स्ट क्वार्टर्स के ड्यूरिंग भी टॉन होता है हाइमन, बट ये आपका सडन फॉल से भी हो सकता है, जॉग से भी हो सकता है, वजाइनल टेम्फॉन का इंसर्शनल से भी हो सकता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स राइडिंग से भी हो सकता है, साइकिलिंग से भी हो सकता है, एक्सरसाइज से भी हो सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 is false. So option 1 is absolutely right. Let's move on next question. Next question says in both sexes of cockroach a pair of the jointed filamentous structure called anal cerci are present on. कह रहा है कि कॉकरोच का दोनों सेक्सेस में, मेल में, फीमेल में, दोनों में एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एनल सर्साई कहते हैं। तो सवाल कहता है जरा बताना कॉकरोच के वो कौन सा सेगमेंट पर होता है। तो दिस इज डायरेक्टली गिवन इन एनसीईआरटी इन बोथ सेक्सेस the 10th segment bears a pair of the jointed filamentous structure called anal cerci। तो ये कहाँ है, 10th segment में है। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से सवाल पूछा गया है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पे गौर करने वाली ये बात है कि दिस इज ओनली गिवन इन ओल्ड एनसीईआरटी। अगर आप न्यू एनसीईआरटी में ढूंढने जाएंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी से कॉकरोच को हटा दिया गया है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चैप्टर है उससे कॉकरोच को हटा दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ उससे फ्रॉग है, उसमें एनिमल टिश्यू भी हटा दिया गया है। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एनिमल टिश्यू इज इन द सिलेबस ऑफ नीट, कॉकरोच इज इन द सिलेबस ऑफ नीट, बट दैट इज नॉट इन द न्यू एनसीईआरटी एंड दैट इज व्हाई वी विल हैव टू रीड ओल्ड एनसीईआरटी एज वेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। पोन्स, तो पोन्स क्या होता है, करेक्ट द डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। बिल्कुल सही कह रहा है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो पोन्स है ना ब्रेन के डिफरेंट रीजन को कनेक्ट करता है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल होता है, हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल होता है। मेड्यूला, मेड्यूला कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन। बिल्कुल सही कह रहा है, एनसीईआरटी में एग्जैक्टली ये लाइन दिया हुआ है। सेरेबेलम प्रोवाइड एडिशनल सरफेस स्पेस ओके फॉर न्यूरॉन एंड रेगुलेट पोस्चर बैलेंस। बिल्कुल सही कह रहा है, जो सेरेबेलम है ये हमारा पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन रखता है। और जो शराबी लोग होते हैं वो शराब पीने के बाद उसका जो इफेक्ट होता है वो सेरेबेलम पर बहुत ज्यादा होता है, और यही रीजन है कि शराबी लोग लड़खड़ाने लगते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस करेक्ट ऑप्शन इज 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 एंड दिस इज डायरेक्टली गिवन इन एनसीईआरटी। क्या कह रहा है कि हाइपोथैलेमस जो है ना कंटेन्स द सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। एग्जैक्टली एनसीईआरटी का लाइन से उठाया हुआ है। इसके बाद क्या है, पोन्स। पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्ट द डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। मेड्यूला, मेड्यूला कंटेन्स द सेंटर फॉर कंट्रोल द रेस्पिरेशन, cardiovascular reflexes and gastric secretion. This is directly extracted from NCERT and this is given in NCERT page number 236. Let's move on next question. Next question says which of the following is not a steroid हार्मोन। सवाल कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन का नाम दिया हुआ है और इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से स्टेरॉइड हार्मोन कौन सा नहीं है। अब डायरेक्टली एनसीईआरटी में हमें ये बताया हुआ है, पॉइंट आउट करके यहाँ पे रोमन नंबर में लिख करके बताया हुआ है कि कौन सा पेप्टाइड हार्मोन है, कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन है, कौन सा आयोडोथायरोन हार्मोन है, कौन सा एमिनो एसिड का डेरिवेटिव है। यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ कि स्टेरॉइड हार्मोन कौन सा है, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरोन। अब यहाँ पे देख लेते हैं, प्रोजेस्टेरोन है, यस दिस इज स्टेरॉइड हार्मोन। कॉर्टिसोल स्टेरॉइड हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन जो है स्टेरॉइड हार्मोन है। दिस इज डायरेक्टली गिवन इन एनसीईआरटी, बट ग्लूकागॉन इज नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन, दिस इज अ पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन व्हिच इज गिवन हियर, राइट? एंड दिस इज एग्जैक्टली गिवन इन पेज नंबर 248 NCERT. Let's move on next question. And next question says which one is the correct product of DNA dependent RNA polymerase to the given template। यहाँ पे एक टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया हुआ है और कह रहा है कि जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, जब डीएनए से आरएनए जब बनेगा, जब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जब इसका पॉलीमराइजेशन करेगा, जरा बताइए कि इसका इस आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए, दैट इज
डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होता है दैट इज ATGC, बट आरएनए में AUGC होता है। ठीक है, आरएनए में आपको थाइमिन नहीं मिलेगा, थाइमिन की जगह पर आरएनए में क्या होता है, यूरासिल होता है। ओके, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग करके देखते हैं, राइट। वेल, सो टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ए होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, टी, बट हमें पता है टी तो आरएनए में होता ही नहीं ना, टी की जगह पे क्या होता है, यू होता है। नाउ सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जी। ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, टी, बट अगेन टी इज डज नॉट फाउंड इन आरएनए एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे क्या होगा, यू होगा। ओके, 1 2 3 4 ए टी, यस। एंड टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, ए होता है। जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी होगा, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी होगा, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी होगा, बट टी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, यू होगा, यू होगा, यू होगा। एंड हियर टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी होना चाहिए, बट यहाँ पे चूंकि आरएनए है तो इसमें यू होगा। एंड टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए होगा, ठीक है। सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी होगा, जी होगा। एंड ए का कॉम्प्लीमेंट्री विल बी यू। एंड हियर टी मीन्स ए सी G A U. Now let's match this with option AUGU AUGU AUGU. ओके, तो यहां से ये कैंसिल हो रहा है, बाकी सब में सेम है, AUGU AUGU एंड A। ओके, AUGU एंड A AUGU एंड A। ओके ओके, ये तो मजदूरी वाली सवाल लग रही है ना। नाउ A के बाद C है, ए के बाद सी है, यस, ए के बाद सी है, ए के बाद सी इसमें भी है, एंड ए के बाद सी इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन यहां से गया। ठीक है, नाउ ए यू जी यू ए सी सी जी ट्रिपल यू ए यू ए जी जी, नेक्स्ट यू होना चाहिए था, है ना, बट यहाँ पे यू नहीं है, तो आई थिंक थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, लेट्स कंफर्म फर्स्ट। चलो पीछे से इसे देखते हैं ना, जी यू जी ए यू जी जी ए, यस। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। अब ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन एकदम मजदूरी वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर हम 1 2 या फिर 3 4 अगर बेस को हम मिला लेते तो आंसर आ जाना चाहिए, बट यहाँ पे आप चाहे आगे से जाओ चाहे पीछे से जाओ, कहीं से भी आपको आंसर नहीं मिलेगा जब तक कि आप 12 10 12 बेस को आप नहीं मिला लेते हैं। तो ये बिल्कुल ही मजदूरी वाला क्वेश्चन था, तो आई थिंक इस क्वेश्चन को फॉर दैट मोमेंट ये छोड़ना चाहिए था। एंड एग्जैक्टली एनसीईआरटी में भी ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पेज नंबर 92 में। ओके, दिस इज, ये 12th का चैप्टर है ना, तो 11th कैसे होगा, यस। तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ये टेम्पलेट स्टैंड है, ये कोडिंग स्टैंड है। कह रहा है कैन यू नाउ राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द अबव डीएनए। कह रहा है कि ऊपर में जो आपको जो डीएनए जो दिख रहा है, ये टेम्पलेट स्टैंड में आपको बता रहा हूं, क्या आप इसका ट्रांसक्राइब्ड आरएनए का सीक्वेंस बता सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से सवाल पूछा गया था नीट में भी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 158, 3 types of the muscle are given as A, B, C. Identify the correct matching pair along with their location in human. कह रहा है कि ये A है, ये B है, ये C है, 3 ठो फोटो आपको मैं दिखा रहा हूँ एंड कह रहा है कि जरा बताइए ये कहाँ कहाँ पर मिलेगा बॉडी में। तो सबसे पहले कह रहा है कि नेम ऑफ द मसल एंड लोकेशन, नाम भी बताना है और उसका लोकेशन भी बताना है। ओके, क्या ये स्केलेटल मसल है, जी बिल्कुल सही कह रहा है। क्या ये बाइसेप में मिलता है, यस बाइसेप में स्केलेटल मसल मिलता है। क्या बी इनवॉलेंट्री मसल, यस बी इज स्मूथ मसल एंड स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल आर इनवॉलेंट्री मसल, हमें पता है, यस। क्या ये इंटेस्टाइन में मिलेगा, जी बिल्कुल सही कह रहा है, इंटेस्टाइन में मिलेगा। कह रहा सी स्मूथ मसल है, ओ भाई साहब सी स्मूथ मसल नहीं है, सी इज ए कार्डियक मसल, दिस इज नॉट अ स्मूथ मसल। क्या कह रहा है फर्स्ट ए जो है इनवॉलेंट्री, नहीं भाई ये तो वॉलेंट्री होता है, स्केलेटल मसल इज ए वॉलेंट्री मसल नॉट इनवॉलेंट्री। सी ए स्मूथ मसल है, नहीं भाई ये तो स्केलेटल मसल है, ये स्मूथ मसल कहां से होगा ना। एंड दैट्स एट ऑप्शन 4 इज करेक्ट। स्केलेटल मसल, ए स्केलेटल मसल है, ये हमारे ट्राइसेप्स में मिलता है, बी स्मूथ मसल है, ये हमारे स्टमक में मिलता है, एंड सी कार्डियक मसल है एंड दैट इज ओनली फाउंड इन हार्ट एंड दिस इज एग्जैक्टली गिवन इन पेज नंबर
104 एंड 105 इन एनसीईआरटी, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको ओल्ड एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा, न्यू एनसीईआरटी में ये आपको नहीं मिलेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ए बी सी डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया हुआ सवाल है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या ये कार्डियक मसल है, ये स्केलेटल मसल है, और ये बी हमारे पास क्या है, स्मूथ मसल है। कार्डियक मसल हमारे कहाँ होता है, हार्ट में होता है। कार्डियक मसल कहाँ होता है, हार्ट में होता है। स्मूथ मसल स्टमक में होता है। स्मूथ मसल फॉन्ड, ये स्मूथ मसल क्या है, इनवॉलेंट्री है, और ये कहाँ होता है, तो ये हमारे इंटेस्टाइन में होता है, ये स्टमक में होता है। ठीक है, नाउ let's move on next question, and next question says following are the given stage of the cell division। सेल डिवीजन के कुछ यहाँ पे नीचे हमें स्टेप दे रखा है और पूछ रहा है कि इसे सीक्वेंस में फिरौना है, इसको किसमें क्या करना है, इसको सीक्वेंस में लाना है। किस सीक्वेंस में ये सेल डिवीजन चलता है, हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है। तो हमें पता है कि सबसे पहले कार्योकिनेसिस होता है, देन साइटोकिनेसिस होता है, और कार्योकिनेसिस में काफी सारे स्टेज होते हैं, लाइक G1S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसके बाद आता है साइटोकिनेसिस। तो पहले देख लेते हैं क्या गैप टू पहले आएगा, साइटोकिनेसिस भाई ये तो बाद में करना ना, सिंथेसिस नहीं कार्य। यस, सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकिनेसिस। नो, सबसे पहले कैरियोकिनेसिस नहीं होगा, सबसे पहले G1 होगा ना, सबसे पहले G1 होगा, मींस ई, सबसे पहले G1 होगा, मींस गैप 1 फेज, और गैप 1 के बाद क्या होता है, एस फेज। एस फेज को क्या बोला जाता है, सिंथेटिक फेज कहा जाता है। एंड इसके बाद गैप 2 आता है, एंड दैट इज गैप 2 फेज, एंड दैट विल बी ए। एंड इसके बाद होगा कार्योकिनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन, एंड देन होगा साइटोकिनेसिस, दैट वुड बी द डिवीजन ऑफ सेल। नाउ ECA, ECA, ECADB, yes, ECADB, and our correct आंसर इज ऑप्शन 2। ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये काफी इजी सवाल था, आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। यहाँ पे कुछ डिसीज का नाम दे रखा है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। मायस्थीनिया ग्रेविस, यस दिस इज द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ये एग्जैक्टली क्लास 11th में दिया हुआ है, दैट इज मायस्थीनिया ग्रेविस इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ये बात एकदम 100% सही बोल रहा है। ठीक है, नाउ कह रहा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अब ये 11th में नहीं दिया हुआ, ये 12th में दिया हुआ है। 12th में पेज नंबर ये आपको 137 में मिल जाएगा, 12th का पेज नंबर 137 में मिल जाएगा, ह्यूमन डिसीज वाले चैप्टर में ये दिया हुआ है, एक टॉपिक दिया हुआ है ऑटो इम्यून, वहां पे आपको ये मिल जाएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, कह रहा है गॉट भाई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, गॉट किसके कारण होता है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। ये क्या है, घुटने पे दर्द होता है, किसके कारण होता है, यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन के कारण होता है, तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी नहीं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ मस्कुलर डिस्ट्रोफी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है। क्या है, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर, ये नहीं है। सिस्टेमिक ल्यूपियस एरिथ्रेमेटोसिस, भाई ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। सो अभी के लिए हमें इसे होल्ड पे रखना चाहिए, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो अभी इसे होल्ड में रखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या जो हमें पता है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ, क्या उसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ओल्ड एनसीईआरटी, नॉट ओल्ड एनसीईआरटी, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी जो पूछा है, क्या ये हमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा। सो लेट्स सी फर्स्ट, ए बी तो होना ही चाहिए, है ना, ए बी होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, तो ए और बी होना ही चाहिए। एंड देन कह रहा है ई एंड डी, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डी एंड ई। क्या डी हमें पता है, जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो हमें पता है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है, तो वी कैन इजिली एलिमिनेट दिस ऑप्शन, एंड दैट्स इट, आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। अगर वो आपको नहीं भी आता है फिर भी आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 161, अगेन मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, कह रहा लाइपेज, तो लाइपेज किसको तोड़ता है, लिपिड को तोड़ता है। लिपिड में कौन सा बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड होता है। एस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को मिलाने से जो बॉन्ड बनता है दैट इज एस्टर बॉन्ड। एंड यस, लाइपेज क्या करता है, एस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। लाइपेज क्या करता है, एस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। ऐसे हमें कभी भी मैच नहीं करवाना चाहिए, है ना, ऐसे कॉपी भी गंदा होता है और लास्ट में जब आंसर नहीं आता है तो फिर हड़बड़ाहट होने लगता है। ओके, यस,
सो हमें यहीं पे लिख लेना चाहिए, दैट इज एस्टर बॉन्ड। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। न्यूक्लियस किसको तोड़ता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये क्या करेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीएस, हमें पता है कि प्रोटीएस जो है वो क्या है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। दैट इज ये, तो ये किसको तोड़ेगा? पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा, है ना। ये किसको तोड़ेगा? पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा। अमाइलेस, तो अमाइलेस तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ये सब डाइजेशन में अमाइलेस का रोल होता है। अब यहाँ पे क्या है ना कि बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है वो डिलीटेड चैप्टर से है। और कौन सा डिलीटेड चैप्टर? डाइजेशन वाले चैप्टर से। बट आप गलत सोच रहे, दिस इज नॉट फ्रॉम द चैप्टर डाइजेशन। मैं आपको बताता हूँ, ये जो लाइपिस है ना, ये दिया हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर वाला जो चैप्टर है, वहां पे लाइपिस के बारे में बताया हुआ है, ठीक। जो न्यूक्लियस है इसको बायोटेक में दिया हुआ है। न्यूक्लियस के बारे, न्यूक्लियस एंजाइम के बारे में आप बायोटेक वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। एंड जो प्रोटीयस एंजाइम, ये जो प्रोटीयस एंजाइम है इसके बारे में, जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है इसके बारे में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, जहां पर जो 3 साइंटिस्ट थे, अवेरी, मैक्लोड और मकार्टी, जो जेनेटिक मटेरियल को जब डिस्कवर कर रहे थे, तो वहां पर इन्होंने बताया था कि इन्होंने आरएनएस को भी यूज किया था, डीएनएस को भी यूज किया था और प्रोटीएस को भी यूज किया था। तो ये तो तीनों एनसीईआरटी में है, डाइजेशन वाले चैप्टर के अलावा भी ये हमें मिल जाता है। बट अमाइलेज जहां तक मुझे पता है कि रिमेनिंग चैप्टर में आपको नहीं मिलेगा। बट अगर आपको 3 आता है तो 4th का तो जरूरत नहीं। हालांकि ये जो है ये तो हमें 10th में भी पढ़ाया गया था, ये हमें बचपन से आता है। बट फिर भी अगर ये एनसीईआरटी से नहीं है तो अभी मैं इसे होल्ड पर रखना, जो एनसीईआरटी में है, जो हमें आता है, सबसे पहले हम उसे मैच करवा के देख लेते हैं। 241 241 241 एक ही ऑप्शन है ना, 241। अरे यहाँ तो एक ही ऑप्शन से काम बन रहा था, देखो यहाँ तो एक ही ऑप्शन से काम बन रहा था, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द फ्लाइपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर द एग्जांपल ऑफ। जो फ्लाइपर पेंगुइन और डॉल्फिन का जो फ्लाइपर होता है वो किस चीज का एग्जांपल है? वो किस तरह का इवोल्यूशन का एग्जांपल है? क्या वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, क्या वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है? वही तो सवाल पूछ रहा है ना। तो ये क्लियरली हमें एनसीईआरटी में दे रखा है कि फ्लाइपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन इज द एग्जांपल ऑफ एनालोगस ऑर्गन, एंड एनालोगस ऑर्गन को ही हम क्या कहते हैं? कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसको याद रखने का तरीका है HDAC, HDAC, HDAC। H फॉर होमोलोगस ऑर्गन एंड D फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, A फॉर एनालोगस ऑर्गन एंड C फॉर कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो फ्लाइपर ऑफ पेंगुइन और जो फ्लाइपर ऑफ डॉल्फिन होता है वो एनालोगस ऑर्गन का एग्जांपल इसलिए है क्योंकि इसका फंक्शन सेम है, दोनों तैरने में हेल्प करता है, दोनों को स्विम करने में हेल्प करता है फ्लाइपर, बट ओरिजिन अलग है। पेंगुइन कहाँ एव से बिलोंग करता है, पेंगुइन कहाँ एव से बिलोंग करता है, डॉल्फिन कहाँ मैमल से बिलोंग करता है, तो ओरिजिन अलग है बट स्ट्रक्चर सेम है। सॉरी, स्ट्रक्चर नहीं, इसका फंक्शन सेम है, इसका जो ऑर्गन है उसका फंक्शन सेम है, दोनों का काम है स्विमिंग, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई दिस कम्स अंडर द कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अगेन मैचिंग टाइप क्वेश्चन है और कहता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ओके, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये इंस्पिरेटरी कहां से आया? आई थिंक ये इधर से होगा, ठीक है, यहां से होगा, ये यहां से होगा इंस्पिरेटरी, ठीक है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? वो मैक्सिमम वॉल्यूम of air that can be expelled by an adult, है ना। तो एक इंसान ताकत लगा करके कितना एयर को एक्सपेल कर सकता है, कितना एक्सपायर कर सकता है, तो हमें पता है टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल में होना ही था, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा? ERV, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके, टाइडल वॉल्यूम, यस, सेकेंड, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। Functional residual capacity, functional residual capacity means FRC। FRC क्या होता है? एक नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जो बॉडी के अंदर में जितना एयर होता है दैट इज कॉल्ड फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। मींस एक नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद बॉडी में क्या बचेगा? ओके, यहां पे देख लेते हैं ऑप्शन पहले।
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? मैक्सिमम एयर आप कितना इनहेल कर सकते हो बॉडी के अंदर में, दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। यस, तो दिस इज थर्ड। नाउ वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी को समझने के लिए आपको रामदेव बाबा बनना होगा। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? एक फोर्सफुल सांस छोड़ने के बाद, एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितना मैक्सिमम वॉल्यूम को आप इनहेल कर सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। तो एक फोर्सफुल सांस छोड़ने के बाद हम क्या लिख सकते हैं? टाइडल वॉल्यूम तो आएगा ही, साथ ही साथ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो हमारी अपनी क्षमता है, वो तो हमारी इंटरनल कैपेसिटी है, वो तो हम ले ही सकते हैं। तो IRV हो गया, टाइडल वॉल्यूम हो गया, और साथ ही साथ जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो आपने उसको निकाला था तो वो भी तो आएगा ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ पे इंस्पिरेटरी इज मिसिंग है ना, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये 1 होगा एंड दिस इज 3, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, नो, ओके ओके सॉरी, थर्ड तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना। यस, दिस इज 1, दिस इज 3, तो दिस वुड बी 4। यस, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम को ही हम क्या कहते हैं? फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम हम किसे कहते हैं? एक नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद, एक नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद आपके बॉडी में जितना एयर बच जाता है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। तो एक नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद, एक टाइडल वॉल्यूम निकालने के बाद आपके बॉडी में क्या बचेगा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बचेगा, साथ ही साथ रेसिडुअल वॉल्यूम तो बचेगा ही, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम को हम कभी भी बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। एंड दैट्स इट। 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, and our correct option is option number 3, and this is exactly given in NCERT। रेसिडुअल वॉल्यूम दिया हुआ है, हालांकि रेसिडुअल वॉल्यूम में पूछा नहीं गया है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी दिया हुआ है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी दिया हुआ है, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम दिया हुआ है, एंड वाइटल कैपेसिटी भी दिया हुआ है। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 187। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच of the following factors will not affect the Hardy-Weinberg equilibrium। Hardy-Weinberg साहब हमें एक इक्वेशन दिए थे, that is p square plus 2pq plus q square equal to 1। Hardy-Weinberg का जो इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है वो कहता है कि अगर इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, अगर इसका वैल्यू 1 के बराबर आता है तो इवोल्यूशन नहीं होगा, वेरिएशन नहीं होगा। बट अगर इसका वैल्यू 1 के अलावा कुछ आता है, तब हम ये कह सकते हैं कि हार्डी-विनबर्ग का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो गया है, इवोल्यूशन होगा, वेरिएशन होगा। ठीक है, तो सवाल कह रहा है कि इनमें से जरा बताना कि वो कौन सा है जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक, तो ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 5 फैक्टर्स है जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करता है, दैट इज जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। सो लेट्स सी इन द ऑप्शन। जीन माइग्रेशन, यस, जीन माइग्रेशन इज गिवन इन एनसीईआरटी। कांस्टेंट जीन पूल, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक, बिल्कुल सही कह रहा है। एंड कांस्टेंट जीन पूल कभी भी हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि अगर कांस्टेंट जीन पूल है तो इवोल्यूशन नहीं होगा, और जब तक इवोल्यूशन नहीं होगा तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कैसे होगा? जीन पूल क्या होता है? टोटल जीन्स और उसके अलील्स को मिला करके, किसी पॉपुलेशन में टोटल जीन और उसके अलील को मिला करके हम जीन पूल कहते हैं, राइट। अगर जीन पूल ही कांस्टेंट है तो इवोल्यूशन नहीं होगा, रिवोल्यूशन नहीं होगा, तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब होगा? ठीक है, कह रहा है क्या जीन माइग्रेशन से होगा? बिल्कुल जीन माइग्रेशन से होता है। जीन माइग्रेशन क्या होता है? लेट्स से कि एक पॉपुलेशन है, ये दूसरा पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन P1 है, ये पॉपुलेशन P2 है, ऐसा हम इसे कंसीडर कर रहे हैं। अगर यहाँ का कुछ पॉपुलेशन, अगर यहाँ के कुछ लोग यहाँ मूव कर जाते हैं, मान लीजिए कि यहाँ का कोई लड़का है, यहाँ का लड़की से शादी कर लिया, अब मान लीजिए यहाँ की कोई लड़की है, यहाँ का लड़का को भगा के ले गया, तो अब क्या होगा? यहाँ से अगर कोई आदमी यहाँ जा रहा है या फिर यहाँ का कोई आदमी इधर आ रहा है, तो यहाँ पे साथ ही जीन का माइग्रेशन होगा, और जब मल्टीपल जीन का माइग्रेशन होता है तो इसे हम जीन फ्लो कहते हैं। और जीन माइग्रेशन से क्या होता है? जीन माइग्रेशन से हार्डी-विनबर्ग का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होता है, एंड इन दिस वे इवोल्यूशन भी होता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस आवर करेक्ट
Answer is option number 2. Now let's move on next question. And next question says, given below are the some stages of the human evolution, arrange them in correct sequence. अब यहाँ पे कुछ इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन का कुछ स्टेज दिया हुआ, लाइक होमो हैबिलिस, होमो सेपियन, होमो निएंडरथैलिस एंड होमो इरेक्टस. अब कह रहा है कि इसे पास्ट से रिसेंट के फॉर्म में इसे क्या करना है, सीक्वेंस में लाना है. ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है. हमें पता है कि सबसे पहले ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस आया, इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथल, एंड निएंडरथल के बाद होमो सेपियन आया, और उससे पहले क्रोमैग्नन आया था. ठीक है, इसके बाद क्या आया, होमो सेपियन आया. ठीक है, तो अब इसे हमें क्या करना है, मैच करवाना है, मींस इसी सीक्वेंस में फिर होना है. तो सबसे पहले तो होमो हैबिलिस आया, यस, देन होमो इरेक्टस, देन निएंडरथल, देन तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथैलिनेसिस, एंड इसके बाद होमो सेपियन. ADCB. So our correct answer is option number 2. अब ये ना याद रखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, तो मैं आपको फटाफट एक टिक देने वाला हूँ, और आप इसे खटाखट आप अपने नोट्स कर लीजिए, नोट्स में इसको ऐड कर लीजिए. ठीक है, तो ट्रिक कहता है दूर रखो अंडा और hen, मतलब मुर्गी. ये क्या है ना, ये भाई साहब वेजिटेरियन है. ठीक है, इसलिए कह रहे दूर रखो अंडा और hen. इससे हमें क्या याद रखा, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल एंड होमो सेपियन. आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ पाथवे ऑफ द कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट. कह रहा है कि यहाँ पे कुछ पाथवे दिया हुआ है हार्ट में एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करने का. अब हमें सवाल पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पाथवे. कह रहा है कि अगेन जो पीछे जो सवाल पूछा गया था ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी पूछ रहा है, सीक्वेंस हमें पूछ रहा है. ठीक है, तो ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि सबसे पहले एसए नोड से इंफॉर्मेशन निकलता है. ठीक है, एसए नोड से एवी नोड से आगे ट्रांसमिट होता है. तो सबसे पहले एसए नोड, सबसे पहले जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है दैट इज इन एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड, जो राइट एट्रियम का अपर राइट कॉर्नर में होता है. ठीक, अब यहाँ से जो एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रैवल करके एवी नोड के पास जाता है. यहाँ से ट्रैवल करके कहाँ जाता है, एवी नोड के पास. और ऐसा ऑप्शन तो हमें एक ही दिख रहा है, ई और सी. यस, एक ही ऑप्शन है. देन इसके बाद ए होगा एवी बंडल, then D, bundle of branches, and last potential fiber. This is exactly given in NCERT page number 200. Let's move on next question. And which of the following factors are favorable for the formation of oxyhemoglobin in alveoli? यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिया हुआ, हमें पूछ रहा है कि एल्वियोलाई में इसमें से कौन सा फैक्टर है जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, दैट इज फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन. अभी एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ है कि विद द हीमोग्लोबिन इन द एल्वियोलाई वेयर द हाई partial pressure of oxygen, low partial pressure of CO2, laser H plus ion, laser H plus concentration, lower temperature is the factor favorable for the formation of oxyhemoglobin. अब यहाँ पे देख लेते हैं मैच करवा के. कह रहा है लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये बात सही कह रहा है, बट हाई H प्लस कौन, ये बात तो गलत कह रहा है. क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी क्या कहता है, लेजर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इन एल्वियोलाई. नाउ सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, बिल्कुल सही कह रहा है. कह रहा हाई टेम्परेचर, नहीं भाई, लो टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर. नाउ ऑप्शन थर्ड, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये गलत कह रहा है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर CO2 का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. और अगर ये सब गलत है तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, दैट इज हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लेजर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन. एंड वही तो हमारा एनसीईआरटी कह रहा है पेज नंबर 189, डायरेक्टली कह रहा है कि हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड लेजर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होना चाहिए. अब इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है. अगले क्वेश्चन पर हमें कूद जाना चाहिए. और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन. हमें एनसीईआरटी में ये बताया हुआ क्लियरली कि जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है ये एम्फाइसीमा का ट्रीटमेंट में काम आता है. क्राई 1AB को हम यूज करते हैं कॉर्न बोरर के लिए, और बोरर को कंट्रोल करने के लिए. एंड क्राई 1AC यूज्ड फॉर सॉरी कॉटन बॉलवर्म. I think this is not clearly visible, so let me erase first.
यस, ये 4 था। Cry 1AC, Cry 1AC used for the control of cotton bollworm, and D says enzyme replacement therapy. तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी हम यूज करते हैं एडीए डिफिशियंसी के लिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 and option number 1 is correct. This is given in NCERT. Cry 1AC, Cry 2AB control the cotton bollworm. Cotton bollworm, yes. While Cry 1AB control for borer. वही तो पूछ रहा था ना, Cry 1AB, तो ये कौन बोरर, बिल्कुल सही बोला। अभी अब ये इसमें ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है याद रखने में कि कौन सा जीन कौन बोरर को कंट्रोल करेगा और कौन सा जीन कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, आई थिंक ये सीक्वेंस तो लिखने के लिए सबको आ ही जाएगा। क्राई सबसे पहले में लिखना है क्राई 1 बस इस ऑर्डर को हमें याद रखना है। क्राई 1 AB, क्राई 1 AB, क्राई 1 AB, और AB के बाद क्या आना चाहिए? क्राई 1 AB, तो क्राई 1 AB के बाद क्राई 2 AB आना चाहिए, हाँ कि ना? अरे बोलो हाँ कि ना? क्राई 2 AB, क्राई 1 AB के बाद क्राई 2 AB आना चाहिए, एंड इसके बाद क्राई 1 AC आना चाहिए। ये सीक्वेंस लिखने आना चाहिए, ये सीक्वेंस लिखने आना चाहिए कि क्राई 1 AB के बाद क्राई 2 AB और क्राई 2 AB के बाद AC। अरे पहले AB आएगा तो AB में पहला 1 आएगा, AB 2 आएगा, तब इसके बाद AC आएगा। पहले AB आता है, फिर AC आता है, देन AD आता है। ये तो सीक्वेंस आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट का एक जो है क्राई 1 AB, इसे हम कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, एंड जो लास्ट का जो 2 है इसे हम कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करने में यूज करते हैं। एंड इसको ऐसे याद रखना है, कॉटन बॉलवर्म, वेयर इज कॉटन बॉलवर्म? कॉटन बॉलवर्म। अब देखो यहाँ पे, क्या कॉटन में 2 ठो टी दिख रहा है? क्या बॉलवर्म में 2 ठो टी दिख रहा है? सॉरी नॉट टी, बॉलवर्म में क्या 2 L आपको दिख रहा है? तो जहां पे आपको 2 दिखेगा मींस कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करने वाला 2 जीन है हमारे पास, एंड दैट इज क्राई 2 AB एंड क्राई 1 AC। इस तरीके से हमें इसे याद रखना है। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है? असर्शन रीजन क्वेश्चन है। सवाल असर्शन कहता है कि FSH acts upon ovarian follicles in female and Leydig cell in male। अच्छा, FSH acts upon ovarian follicle, यहाँ तक तो लाइन बिल्कुल सही है। इन फीमेल एंड Leydig cell on male, ये ना बिल्कुल ही गलत कह रहा है। जो FSH है ये मेल के अंदर में सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करता है, ना कि Leydig सेल के ऊपर। और इसको याद रखने का जो बहुत ही खूबसूरत तरीका है, दैट इज LH एंड FSH। क्या FSH में S आ रहा है? यस, FSH में S आ रहा है। तो जो FSH है दिस विल एक्ट ऑन सर्टोली सेल में भी S आ रहा है, FSH में भी S आ रहा है, दैट मीन्स FSH एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल। एंड हियर LH में भी L आ रहा है, Leydig सेल में भी L आ रहा है, LH में भी L आ रहा है, Leydig सेल में भी L आ रहा है, दैट मीन्स Leydig सेल पर जाकर के LH एक्ट करेगा, ना कि FSH। एंड अकॉर्डिंग टू दिस असर्शन इज रॉन्ग। नाउ रीजन क्या कह रहा है भाई? ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। जो ग्रोइंग जो ओवेरियन फॉलिकल होता है वो सीक्रेट एस्ट्रोजन, बिल्कुल सही कह रहा है, इन फीमेल। वाइल इंटरस्टिशियल सेल सीक्रेट एंड्रोजन इन मेल ह्यूमन बीइंग, हाँ सही कह रहा है कि जो ओवेरियन फॉलिकल जो फीमेल के अंदर में है वो एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है, एंड जो इंटरस्टिशियल सेल जो मेल के अंदर में है that will produce androgen and testosterone, and this is absolutely right, means assertion is wrong but reason is false। assertion is wrong but reason is false, and according to this option number 2 is correct। now next question 170, the following diagram showing the restriction sites in E. coli vector PBR332, find the role of X and Y। ओके, यहाँ से जो डायग्राम है ना वो मिसिंग है। एग्जैक्टली जो क्वेश्चन में जो डायग्राम पूछा गया था वो यहाँ से मिसिंग है। एक सेकंड रुकना, मैं आपको बताता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 120। वेल
मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं कि क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में। यस, तो दिस वाज PBR 332. Okay, what is happening here? एंड यहाँ पे जो लेबलिंग था दैट इज एक्स, यहाँ का जो लेबलिंग था दैट इज एक्स, एंड यहाँ का जो लेबलिंग था दैट वाज वाई, दैट वाज वाई। यस, हो गया। नाउ अब क्वेश्चन में एग्जैक्टली ऐसे दिया हुआ था और यहाँ पे एक्स लेबल किया हुआ था और यहाँ पे वाई लेबल किया हुआ था, और यहाँ से सवाल पूछ रहा है कि जरा बताना कि एक्स और वाई जीन का क्या रोल है। ठीक, तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये ना यहाँ से उठाया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ से उठाया हुआ है। एंड यहाँ पे जो x है, x रिप्रेजेंट्स ORI साइट, हियर x रिप्रेजेंट ORI साइट, x रिप्रेजेंट ORI साइट, एंड हियर y रिप्रेजेंट्स, ये रोप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज ROP, रोप। हियर y रिप्रेजेंट्स रोप, और यही दिया हुआ था। और हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई ये करना था कि x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक बार जब हमें पता चल जाता है कि x और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तब हमें इसका तो फंक्शन पता ही है। ठीक है, तो हमें पता है कि x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ORI, और ORI का क्या फंक्शन होता है, ORI रिप्रेजेंट्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और यही से रेप्लिकेशन शुरू होता है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द copy number of plasmid, and that is responsible for the replication of plasmid. So यहाँ पे x क्या कर रहा है, तो यहाँ पे क्या जीन x इज फॉर प्रोटीन, नहीं भाई, प्रोटीन तो कुछ नहीं बना रहा है। कह रहा है कि जीन x इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजेशन साइट, नहीं रिकॉग्नाइजेशन साइट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन साइट नहीं, रिकॉग्नाइजेशन साइट यहाँ है, और किसका रिकॉग्नाइजेशन साइट है, PBU2 का रिकॉग्नाइजेशन साइट है। किसका रिकॉग्नाइजेशन साइट है, PBU2 का है, बट दैट इज इन दी y, दैट इज नॉट इन दी x, राइट। तो ये तो गलत कह रहा है ना। यस, द जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, नहीं ऐसा तो नहीं है, ये ना इसके बारे में बोल रहा है, वाई के बारे में बोल रहा है, एक्स के बारे में ये नहीं बोल रहा है। द जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर, बिल्कुल सही कह रहा है, बिकॉज एक्स इज ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और यही तो कॉपी नंबर को मेंटेन रखता है, और यही डिसाइड करता है कि प्लाज्मिड के कितने कॉपी बनेंगे और इसका रेप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा। ठीक, नाउ वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोप को, वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोप को, और हमें पता है कि रोप एक ऐसा जीन है जो एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो जिसका यूज एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि ORI एंड एंटीबायोटिक, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रोप कोड्स फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। रोप एक ऐसा DNA सीक्वेंस है, एक ऐसा प्रोटीन बनाता है which helps in the process of replication of प्लाज्मिड। तो आगे का क्या बोल रहा है कि वाई फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन, बिल्कुल सही कह रहा है, एकदम NCERT का एग्जैक्ट ये लाइन है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस आवर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, एंड दिस इज डायरेक्टली गिवन इन NCERT पेज नंबर 169 इन द चैप्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब हमें इस क्वेश्चन से यही समझ में आता है कि अब एग्जैक्टली ये तो कहीं इंटेक्स में तो नहीं दिया हुआ था, ये कहाँ दिया हुआ, कोना में दिया हुआ, ये डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है, ये कहीं बीच में, ये मेन जो इंटेक्स्ट है वहां पे ये चीज नहीं आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि NCERT का चाहे वो कोना हो, चाहे वो आगे हो, चाहे पीछे हो, हमें सब पढ़ना है विदाउट स्किपिंग अ सिंगल लाइन। और इस क्वेश्चन ने हमें ये बता दिया है कि इस कोने का कितना इंपॉर्टेंस है, समझ में आया। यस, क्वेश्चन नंबर 121 मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ ड्रग्स का नाम दे रखा है और उसे मैच करवाना है। ठीक, कुकिन, तो हमें पता है कुकिन कहां से निकाला जाता है, एरिथ्रोजाइलम कुक्का से, कुकिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कुक्का। हेरोइन, स्माइक, ये सब कहां से निकाला जाता है, हेरोइन, हेरोइन, हेरोइन
पेपावर सोमनिफेरम प्लांट से निकाला जाता है। हेरोइन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट नोन एज पेपावर सोमनिफेरम। मॉर्फिन एक इफेक्टिव सेडेटिव और सर्जरी में इसको यूज किया जाता है। ठीक, ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मारिजुआना ये क्या है? ये एक कैनाबिनोइड्स है और कैनाबिनोइड्स हमें कौन से प्लांट से मिलता है? नॉट एरिथ्रोजाइलम, दिस इज कैनाबिस सटाइवा, जिसे गांजा प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, यहीं से गांजा भी मिलता है, चरस भी यहीं से मिलता है। ठीक, यहाँ पे सारा दिया हुआ है कि कैनाबिनोइड्स प्रोड्यूसेस मारिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये सब हमें कौन से प्लांट से मिलता है? दैट इज कैनाबिस सटाइवा। ठीक है, तो वही तो पूछ रहा था। हेरोइन, हेरोइन कहाँ से मिलेगा हमें? दिस इज द धतूरा। सो ओपियम पोपी, जिसे हम पेपावर सोमनिफेरम भी कहते हैं, जहां से हमें क्या मिलता है? मॉर्फिन भी मिलता है। ठीक है, वहीं से हमें हेरोइन भी मिलता है, वहीं से हमें स्मैक्स भी मिलता है। एंड मारिजुआना तो भी मैंने आपको बता ही दिया। और कोकीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोका, यहाँ पे दिया हुआ एनसीईआरटी में। कोकीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोका, नेटिव टू साउथ अमेरिका। ठीक, and according to this our option number 3413 3413 how this is possible? 3143 कोकीन एरिथ्रोजाइलम कोका, कोका एरिथ्रोजाइलम कोका, यस इज ट्रू। मॉर्फिन सेडेटिव है, सही कह रहा है। मारिजुआना, ओके, दिस इज नॉट 3, दिस इज 2। लेट मी इरेज फर्स्ट। This is 2. This is not 3. This is 2. 3412. 3412. 3412. Let's move on next question. Consider the following statement. कह रहा है कि नीचे 4 ठो स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, अब इसको कंसीडर करिए पहले। ठीक है जी, कंसीडर कर ले रहे। अब आगे पूछिए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। अच्छा, ये पूछ रहे हो, कह रहा है कि इसमें से जरा बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। कहता है एनालिट्स आर ट्रू सिलोमेट, ये एकदम सही कह रहा है कि एनालिट्स जो है वो एक ट्रू सिलोमेट है। ठीक, पोरीफेरा और सीडोसिलोमेट, पहली बात ना, पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है और सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन वाले के लिए हम सूडोसिलोमेट सिलोमेट तो यूज ही नहीं कर सकते, बिकॉज सिलोम इज द स्पेस बिटवीन द गट एंड बॉडी वॉल एंड दिस इज लाइंड बाय द टिश्यू, मेसोडर्मल टिश्यू। और भाई जब नाम ही टिश्यू आ रहा है और हमें पता है पोरीफेरा में टिश्यू लेवल होता ही नहीं है, वो तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, तो फिर हम यहाँ पे टिश्यू को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? देन हाउ कैन वी यूज द वर्ड सिलोमेट, सूडोसिलोमेट for and acylomate for the porifera? We can't use this word. एसके हेल्मिन्थेस, जिसे हम नेमेटोड भी कहते हैं, ये कहता है एसिलोमेट, बिल्कुल गलत करा। एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो एसके हेल्मिन्थेस है, ये सीडोसिलोमेट शो करता है, ना कि एसिलोमेट। नाउ डी स्टेट प्लैटी हेल्मिन्थेस और सीडोसिलोमेट, ये भी बिल्कुल गलत कह रहा है ना। जो प्लैटी हेल्मिन्थेस है ये एसिलोमेट है, सीडोसिलोमेट नहीं है। एंड दिस इज डायरेक्टली गिवन इन एनसीईआरटी। सीडोसिलोमेट को कौन शो करता है? एसके हेल्मिन्थेस। बट यहाँ पे क्या कह रहा था कि सीडोसिलोमेट को प्लैटी हेल्मिन्थेस करता है, तो गलत कह रहा है ना। प्लैटी हेल्मिन्थेस शोस द एसिलोमेट। ठीक, एंड एनालिडा शोस, यहाँ पे दिया हुआ है। सिलोमेट का एग्जांपल क्या दे रखा है? एनालिडा मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा, इक्थानोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड पोडेट्स। नाउ ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस आवर करेक्ट ऑप्शन शुड बी ए. So according to the correct option is 4, right? And the rest of are wrong. Now let's move on next question. Next question says, again this is a statement wise question. A statement 1 says, in the nephron the descending loop of Henle is impermeable to water and permeable to electrolyte. नेफ्रॉन में जो उसका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है वो कह रहा है कि इम्परमिएबल टू वाटर, वाटर से इम्परमिएबल होता है, परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। नो, दिस इज इनकरेक्ट। ये एग्जैक्टली रिवर्स कर दिया वर्ड्स को। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है दैट इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स एंड परमिएबल टू वाटर। और यही रीजन है कि जब हम मेड्यूला से कॉर्टेक्स से मेड्यूला की तरफ जाते हैं, कॉर्टेक्स से मेड्यूला की तरफ जाते हैं तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ता है एंड द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द कॉर्टेक्स इज 300 ऑस्मोल, 300 ऑस्मोल। और वही जो मेड्यूला का जो ऑस्मोलैरिटी होता है दैट इज 1200 ऑस्मोल। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, और जैसे जैसे पानी निकलेगा वैसे ही ऑस्मोलैरिटी बढ़ता है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और जैसे जैसे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑस्मोलैरिटी क्या होगा? बढ़ेगा।
and that is why this option is incorrect. Now statement 2 says the proximal convoluted tubules is lined by simple columnar brush border epithelium and increase the surface area of reabsorption. भाई यहाँ पे columnar कह रहा है, this is wrong, this is cuboidal, right? कॉलमनार ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम नहीं बल्कि सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम से लाइंड होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे एनसीईआरटी माता हमारी क्या कह रही है, पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम, ना कि कॉलमनार ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम, एंड दैट इज व्हाई स्टेटमेंट 2 इज आल्सो इनकरेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू दिस बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड दोनों स्टेटमेंट गलत का ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 which says both statement 1 and statement 2 is false. Next, move on next question and again this is a matching type question. ये most famous question है, लगभग हर साल पूछ लिया जाता है। ज्वाइंट के बारे में पूछ रहा है, फाइब्रस ज्वाइंट कहाँ होता है, तो फाइब्रस ज्वाइंट हमारे खोपड़ी में होता है, स्कल में होता है, जो सूचर्स जो होता है ना वहां पे होता है, ठीक है। तो फाइब्रस ज्वाइंट स्कल में होता है जो कि किसी भी तरह का कोई मूवमेंट को शो नहीं करता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टेब्रे व्हिच शोस द लिमिटेड मूवमेंट, तो इसका 1 होगा। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट कहाँ होता है, नी में होता है, ठीक है, नी में होता है हिंज जॉइंट। एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स इज प्रेजेंट इन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गडल जो कि रोटेशनल मूवमेंट में हेल्प करता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस 4-3 दिस इज 3-1-4-2 3-1-4-2 and according to this correct option is option number 2 and this is clearly given in NCERT that fibrous joints do not allow any movement and that is present between the this type of the joints shown by the flat skull bones which fuse end to end, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, कह रहा है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहाँ है, तो भैया कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स फॉर एडजेसेंट वर्टेब्रे। हिंज जॉइंट कहाँ है, तो हिंज जॉइंट yes this is hinge joint present in the knee and ball and socket joint is present, यहाँ पे दिया हुआ है ball and socket joint, okay yes between humerus and pectoral girdle। ये exactly NCERT का लाइन है पेज नंबर 227। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a natural or traditional contraceptive method। हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा नेचुरल मेथड या फिर नेचुरल मेथड को हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं, इनमें से कौन सा नेचुरल मेथड ट्रेडिशनल मेथड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो यार लैक्टेशनल एमिनोरिया हमें पता है, लैक्टेशनल एमिनोरिया रिप्रेजेंट द ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। वॉल्ट्स ऐसा कुछ नहीं, वॉल्ट सर्विक्स के ऊपर लगाया जाता है, दिस इज नॉट अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, दिस इज मैन मेड वॉल्ट्स, ठीक है। क्वाइटस इंटरप्टस ये नेचुरल है, पीरियोडिक अब्सिस्टेंस ये क्या है, अब्सिस्टेंस ये क्या है, सो दिस इज नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड दिस एग्जैक्टली गिवन इन एनसीईआरटी पेज नंबर 44। पीरियोडिक अब्सिस्टेंस नेचुरल मेथड का एग्जांपल है। विड्रॉल मेथड को क्वाइटस इंटरप्टस कहा जाता है, ये भी नेचुरल मेथड है। एंड लैक्टेशनल एमिनोरिया दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल मेथड एंड नेचुरल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अगेन मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। ज्वालॉजी में बेसिकली काफी सारा मैचिंग टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और एक चीज में और क्या देखा गया ना कि नीट 2024 में जो बॉटनी था, बॉटनी में ज्वालॉजी का क्वेश्चन पूछ दिया गया था एंड ज्वालॉजी में बॉटनी का क्वेश्चन पूछा हुआ था। आई डोंट नो व्हाई ऐसा पूछा गया था। आई थिंक ये इसका रीजन ये भी हो सकता है कि बॉटनी का जो सिलेबस है वो काफी ज्यादा है, ज्वालॉजी का काफी कंसाइज है, तो हो सकता है शायद इस तरीके से इन लोगों का पूछने का रीजन यही रहा होगा। नाउ Pleurobrachia is example of Ctenophora. Radula present in mollusca. Stomachode present in hemichordate. Yes, air bladder present between osteotheres. ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है पेज नंबर 42, 45, 44, 48 इसमें आपको मिल जाएगा। चूंकि ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन है तो इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट पेज से निकाल के लाया गया है यहाँ पे, इसलिए मैंने इसका कट आउट नहीं लगाया। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एनसीईआरटी में नहीं, ये बिल्कुल एनसीईआरटी में है, इसीलिए तो मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ 2143 यस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 2143। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यस इसी के बारे में मैंने आपको बता रहा था कि दिस इज क्वेश्चन इज फ्रॉम बॉटनी बट दिस इज आस्क्ड इन जूलॉजी। आई डोंट नो व्हाई क्यों इन्होंने ऐसा किया, ठीक। एक्सोनिम सॉरी
एक्सोनिम, एक्सोनिम हमें कहाँ मिलेगा? सिलिया और फ्लैजिला में एक्सोनिम मिलता है। कार्टिकल स्ट्रक्चर सेंट्रियोल का होता है। क्रिस्टे हमें माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है एंड सैटेलाइट हमें कहाँ मिलता है? क्रोमोसोम में मिलता है। ठीक, दिस इज थर्ड, दिस इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी and according to this 2143 2143 and correct option is option number 2 2143. Next question. Which of the following statement is incorrect? कह रहा है कि हाँ 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से बताइए कौन सा गलत है। ठीक है जी, बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बायोरिएक्टर्स होता है वो बड़ा बड़ा 100 से 1000 लीटर का बड़ा वेसल होता है, और यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा जो वेसल का यूज करने का जो मेन मोटो है, दैट इज टू प्रोड्यूस द प्रोटीन, द डिजायर्ड प्रोटीन इन द लार्ज स्केल। बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर। ये बिल्कुल भी क्या कह रहा है? गलत कह रहा है ना। बायोरिएक्टर्स हैव एन द एजिटेटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एंड फॉर्म ब्रेकर फॉर्म कंट्रोल सिस्टम। बिल्कुल सही कह रहा है। जो बायोरिएक्टर में हर तरह का सिस्टम होता है, वहां पे पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है, वहां पे जो है टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, एजिटेटर सिस्टम होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है और फॉर्म ब्रेकर सिस्टम भी होता है। बट हमें क्या बोला था? इनकरेक्ट बताना था, है ना। तो इनकरेक्ट तो पहला ही था, बट हम और भी ऑप्शन को देख लेते। तो ये ऑप्शन क्या है? ये एब्सोल्युटली राइट है। A bioreactor provides optimal growth condition for achieving a desired product। बिल्कुल सही कह रहा है। जो बायोरिएक्टर्स होता है इसमें टेम्परेचर कंट्रोल, पीएच कंट्रोल, हर तरह का इसमें सिस्टम लगा हुआ होता है, सो दैट कि हम उसे एक ऑप्टिमल कंडीशन को प्रोवाइड करवा सके एंड विद दिस हम क्या कर सके कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, डिजायर्ड प्रोटीन, बैक्टीरियल ग्रोथ को हम करवा सके। तो ये लाइन बिल्कुल सही कह रहा है। मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर्स इज स्टीयरिंग टाइप। बिल्कुल सही कह रहा है, और ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करा था? स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर यूजुअली सिलिंड्रिकल, यहाँ पे लिखा हुआ था सही कि इसे ज्यादा यूज किया जाता है। आई थिंक ओके, लेट्स रीड, नीचे भी देख लेते हैं सही सर भी ओके। ये यहाँ पे लिखा हुआ था कि मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर इज स्टीयरिंग टाइप, यहाँ पे कट गया है। ठीक है, नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, सी हियर द मोस्ट commonly used bioreactors are steering type bioreactor। एनसीईआरटी क्या कहती है? the most commonly used bioreactors are of steering type bioreactor। और यहाँ पे क्या बोला है कि जो बायोरिएक्टर होता है वो कितना होता है? 100 से 1000 लीटर का होता है। क्यों होता है? टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज, टू प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज। बट हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट था वो क्या कह रहा था कि स्मॉल क्वांटिटीज में, तो ये बिल्कुल भी गलत कह रहा था। और इसमें हर तरह का सिस्टम होता है। क्या बोल रहा है कि बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स optimal condition for achieving the desired product by providing the optimum growth condition, temperature, pH, salt, vitamin, oxygen, ये सब कुछ दिया जाता है। और वही तो यहाँ पे पूछ रहा है। एग्जैक्टली लाइन को भी इन्होंने नहीं चेंज किया, डायरेक्टली लाइन को एनसीईआरटी से उठा करके यहाँ पे फेंक दिया गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगेन मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे कुछ प्रोफेज का सब फेज दिया हुआ है और यहाँ पे मैच का नाम है डायाकिनेसिस। डायाकिनेसिस क्या बोल रहा है? कंप्लीशन ऑफ, यस सही बोल रहा है। काइज़माटा का टर्मिनेशन या फिर टर्मिनलाइजेशन जो होता है वो कब होता है? डायाकिनेसिस वाले फेज में होता है। पकाइटिन में हमें क्या देखने को मिलता है? रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल देखने को मिलता है। एंड जाइगोटिन में सिनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू होता है, तो ये होगा। एंड लेप्टोटीन इज लपेटोटीन, और ये लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर में दिखता है, और ये उस टाइम धागे जैसा होता है, पतला पतला धागा टाइप से होता है। इसके बाद इसको लपेटा जाता है। ठीक है, नाउ 2413 अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 2413 दिस एग्जैक्टली गिवन इन एनसीईआरटी पेज नंबर 126। डायाकिनेसिस टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़माटा। इतना लंबा स्पेलिंग होता है इसमें, यस। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? पकाइटिन में रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल देखने को मिलेगा एंड जाइगोटिन में सिनाप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 180, कॉमन कोल्ड। हमें पता है कॉमन कोल्ड एक वायरल डिसीज है, और ये किससे होता है? राइनो वायरस से होता है। कॉमन कोल्ड हमें किससे होता है? राइनो वायरस से होता है। हिमोजिन हमें किसमें प्रोड्यूस होता है? हिमोजिन। तो हिमोजोइन का प्रोडक्शन मलेरिया में होता है। मलेरिया इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम। मलेरिया इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम। विडाल टेस्ट हम टाइफाइड
का चेक करने के लिए यूज करते हैं। सो ये टाइफॉइड में जाएगा। एलर्जी डस्ट माइट से होता है, ठीक। सो अकॉर्डिंग टू दिस 3 1 2 4 सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 एंड दिस इज गिवन इन पेज नंबर 131 137। प्लाज्मोडियम से में हीमोजोइन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मतलब आरबीसी के रप्चर के बाद हीमोजोइन बनता है। राइनो वायरस से कॉमन कोल्ड होता है। विडाल टेस्ट टाइफॉइड के लिए किया जाता है। एग्जैक्टली एनसीईआरटी से पूछा हुआ है, जरा सा भी बाहर नहीं है। नाउ असर्शन रीजन क्वेश्चन। असर्शन सेज द ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ infant growth is recommended by doctors for bringing a healthy baby। बिल्कुल सही कह रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करवाया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि इनिशियल फेज में, बेबी का इनिशियल फेज में बच्चा को माँ का ही दूध पिलाना चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग करवाना बहुत जरूरी है। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, बट अब जरा रीजन भी तो जान ले कि क्यों। इस कहानी से तो नहीं होगा ना। तो रीजन क्या कह रहा है कि कोलोस्ट्रम जो इनिशियल फेज में जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, तो जो इनिशियल जो मिल्क जो बनता है उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। जो इनिशियल का जो मिल्क होता है उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। और कोलोस्ट्रम में क्या होता है, कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। ये बिल्कुल सही कह रहा है कि डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं मदर्स को कि इनिशियल फेज में बच्चा को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। वो इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग को बताते हैं। तो क्यों बताते हैं, क्योंकि जो इनिशियल फेज में जो मिल्क जो होता है मदर का, उसमें कोलोस्ट्रम होता है और कोलोस्ट्रम में काफी सारा एंटीबॉडीज होता है लाइक IgA व्हिच इज वेरी एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड द रेजिस्टेंस टू द न्यूबॉर्न बेबी। नाउ और ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ एकदम पूरा लाइन में एकदम बिना चेंज किए यहाँ पे क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, ठीक है, बिना लाइन चेंज किए। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन। लैक्टेशन का जो इनिशियल फ्यू डेज में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, जिसमें काफी सारा एंटीबॉडीज होता है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, किसके लिए, न्यूबॉर्न बेबीज के लिए। और यही रीजन है कि ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। टेरोफाइलम एंजल फिश को कहा जाता है। टेरोफाइलम एंजल फिश का दूसरा नाम है। मैगजीन को हैग फिश कहा जाता है एंड प्रिस्टिस को सॉ फिश कहा जाता है। एक्सोसाइटस मींस फ्लाइंग फिश को एक्सोसाइटस कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस आवर करेक्ट आंसर इज 3124 यस 3124 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 एनसीईआरटी में दिया हुआ है। प्रिस्टिस सॉ फिश को कहा जाता है ना, प्रिस्टिस को ही सॉ फिश कहा जाता है। एक्सोसाइटस फ्लाइंग फिश को कहा जाता है। टेरोफाइलम एंजल फिश को कहा जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, ये काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। द टीआई प्लाज्मिड ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम टू फिश इन स्टाइन्स 4। ये एक ऐसा क्वेश्चन, ये काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप कर लेते तो आपका रैंक में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगा, अब बहुत आगे नहीं निकल जाएंगे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप गलत कर देते, अगर आप इस क्वेश्चन में अगर आप सिली मिस्टेक करते हैं तो आपको लोग कुचल के आगे निकल जाएंगे और आपका रैंक बहुत नीचे चला जाएगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको अगर आप सही कर लेते हैं तो रैंक में आपका बढ़ोतरी नहीं होगा, रैंक में कोई इंक्रीमेंट ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। बट अगर आपने इसको गलत कर दिया तो काफी लोग आपको कुचल करके निकल जाएंगे और आपका रैंक बहुत नीचे चला जाएगा। सो दिस क्वेश्चन से टीआई प्लाज्मिन में टीआई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टीआई प्लाज्मिन में टीआई रिप्रेजेंट ट्यूमर इंड्यूसिंग, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्यूमर इंड्यूसिंग। एनसीईआरटी में दिया हुआ डायरेक्टली ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिन, टीआई रिप्रेजेंट ट्यूमर। ये तो फुल फॉर्म पूछ दिया भाई। नाउ again this question is very easy. Which of the following is not the component of the fallopian tube? कह रहा कि fallopian tube का कौन सा पार्ट नहीं है। हमें पता है fallopian tube में क्या था, fimbriae infundibulum ampulla isthmus, these all are the part of fallopian tube. So infundibulum is the part of fallopian tube, ampulla is the part of fallopian tube, isthmus is the part of fallopian tube, but uterine fundus is not the part of fallopian tube. अरे नाम में uterine लगा हुआ है तो this is the part of uterus, this is not the part of fallopian tube. नाम में कह रहा है uterus है तो आप कैसे कह सकते हैं this is the uterine fundus and this is the part of uterus, this is not the part of fallopian tube. Next question matching क्या बोल रहा है, Down syndrome। तो Down syndrome किससे होता है, 21st क्रोमोसोम में, जो 21st क्रोमोसोम होता है उसका एक एडिशनल क्रोमोसोम आ जाता है एंड उसके कारण डाउन सिंड्रोम होता है। अल्फा थैलेसीमिया
तो अल्फा थैलेसीमिया का जो जीन है दैट इज प्रेजेंट ऑन 16th क्रोमोसोम। अल्फा थैलेसीमिया कंट्रोलिंग जीन कहाँ होता है? 16वें क्रोमोसोम पर होता है। ठीक है जी। बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल बाय क्रोमोसोम नंबर 11। क्लाइनफेस्टर सिंड्रोम एक्स के कारण होता है, एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस 3412 ऑप्शन 1 इज करेक्ट। डाउन सिंड्रोम क्या कर रहा है? एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21 ट्राइसोमी हो जाता है इसका। ठीक, अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन दैट इज HBA1 एंड HBA2 व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द 16th क्रोमोसोम। ठीक, वही कह रहा है ना कि अल्फा थैलेसीमिया 16 क्रोमोसोम पर है एंड बीटा थैलेसीमिया कंट्रोलिंग जीन इज प्रेजेंट इन 11 क्रोमोसोम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टेबल से क्वेश्चन पूछा हुआ है और अब हम सेक्शन बी में पहुंच गए हैं। द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन कोडेट्स। कह रहा है कि नीचे जो स्टेटमेंट है वो नॉन कोडेट्स का कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब कह रहा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो नॉन कोडेट के लिए सही है। ठीक है जी। Pharynx is perforated by gills, ये बिल्कुल गलत कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो फीचर है दैट इज प्रेजेंट इन कोड डेटा दैट इज नॉट फाउंड इन द नॉन कोडेट्स। नोटोकोड इज एब्सेंट, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है कि जो नॉन कोडेट होता है उसमें नोटोकोड नहीं होता है और जो कोडेट होता है उसमें नोटोकोड होता है। ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, ये गलत कह रहा है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो नॉन कोडेट्स के अंदर होता है वो डॉर्सल नहीं होता, वेंट्रल होता है, डबल होता है, सॉलिड होता है। बट इन कोडेट्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो डॉर्सल होता है, पीछे की साइड होता है। ठीक, हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट। द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट द नॉन कोडेट्स। हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, इसका हार्ट जो है वो डॉर्सल होता है अगर ये हो तो ये बात सही कह रहा है। अगर किसी नॉन कोडेट्स के अंदर में हार्ट है तो वो डॉर्सल होता है और कोडेट का जो हार्ट है वो वेंट्रल होता है, हार्ट वेंट्रल होता है कोडेट के अंदर में। बट नॉन कोडेट के अंदर में का जो हार्ट होता है दैट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड। पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, बिल्कुल सही कह रहा है। जो पोस्ट एनल टेल है वो नहीं होता है। पोस्ट एनल टेल इज द फीचर ऑफ कोडेट। ठीक, तो हमें क्या पूछा था? फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉन कोडेट्स और द मोस्ट अप्रोप्रिएट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, तो नॉन कोडेट का ही फीचर बताना था, तो ए तो नहीं हो सकता। सो जस्ट एलिमिनेट द ऑप्शन 3 एंड 4। नाउ बी हो सकता है, बिल्कुल बी हो सकता है। यस, क्या सी हो सकता है? नहीं हो सकता है। मीन्स बी, डी एंड ई। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो नॉन कोडेट है उसमें नोटोकोड एब्सेंट है। यस, क्या इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर है तो ये कैसा होता है? वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। वही कोडेट के अंदर में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है? डॉर्सल होता है, सिंगल होता है, होलो होता है। यस, यहाँ पे दिया हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कोडेट के अंदर में होता है वो होलो होता है और सिंगल होता है। क्या गिल स्लिट होता है नॉन कोडेट्स के अंदर में? नहीं होता है। क्या यहाँ पे पोस्ट एनल टेल होता है? नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब यहाँ पे हमें एरास का नाम दे रखा है और यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन से एरा में किस चीज का इवोल्यूशन हुआ। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी भी है और थोड़ा सा टफ भी है। अब इसमें हमें किसी भी तरह का डेट वगैरह याद नहीं रखना था, बस हमें इसमें ये याद रखना था कि ऑर्डर क्या है, इवोल्यूशन का ऑर्डर क्या है। सबसे पहले इवोल्यूशन किसका हुआ, फिर इसके बाद किसका हुआ, फिर उसके बाद किसका हुआ एंड फिर उसके बाद किसका। और हमें इसमें ये भी याद रखना था कि जो एरास था सबसे पहले का एरा कौन था, फिर कौन सा एरा आया, फिर कौन सा एरा आया और सबसे रिसेंट एरा कौन सा है और सबसे पुराना एरा कौन सा, हमें इसमें ये याद रखना था। तो सबसे पहले इधर देख लेता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या लिखा, लोअर इनवर्टिब्रेट्स। हमें पता है कि जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स है ना ये 500 मिलियन ईयर एगो इवॉल्व हुए थे, एक्टिव हुए थे। फिश एम्फीबिया 350 मिलियन ईयर एगो। और ये सबको पता है कि सबसे पहले इनवर्टिब्रेट आएगा, फिर वर्टिब्रेट आएगा। और हमें पता है वर्टिब्रेट में सबसे पहले फिश आया, फिश के बाद एम्फीबिया बना, एम्फीबिया के बाद रेप्टाइल बना और रेप्टाइल के बाद एप्स, एप्स के बाद क्या बना, मेमल्स बना। अगर आपको ये याद है, आपको डेट याद रखने की वो किसी भी तरह का कोई जरूरत नहीं। हालांकि एनसीईआरटी में इसका डेट भी लिखा हुआ है, बट यहाँ पे हमें उसको याद रखने का कोई जरूरत था ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे सीक्वेंस से ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये तो ऑर्डर में दिया हुआ, सबसे पहले लोअर इनवर्टिब्रेट इवॉल्व हुए, फिर फिश आया, फिर एम्फीबिया आया, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, देन मैमल्स।
तो ये पास्ट टू रिसेंट का ये ऑर्डर दिया हुआ है। अब इसे भी थोड़ा पास्ट टू रिसेंट के सीक्वेंस में फिर वो लेते हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले जो एरा था, जो सबसे पुराना एरा है, दैट इज प्रोटीरोजोइक एरा, बट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन एनसीईआरटी। इसके अलावा ये जो तीन है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मीसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा एंड पैलियोजोइक एरा। बट यहाँ पे नाम है प्रो मींस पहले, जैसे प्रो एम्ब्रियम, प्रो मेरिस्टम, तो इसका मतलब क्या होता है? प्रो मींस पहले। तो यहाँ से एक कॉमन सेंस से भी आप कॉमन सेंस का भी यूज करके आप इस क्वेश्चन कर सकते थे कि प्रोटीरोजोइक एरा मींस ये सबसे पहले का एरा है, तो मींस सबसे पहले बी था, देन पीएमसी। इसको याद कैसे रखना है? पीएमसी पोलन मदर सेल, जो हम बायो में पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आया? बी, सबसे पुराना क्या है? बी। इसके बाद पी मींस पैलियोजोइक मींस डी, एंड देन पीएमसी, ओके ए, देन सी सीनोजोइक एरा। ठीक, तो इसका ऑर्डर ये है, सबसे पहले ये, देन ये, देन ये, एंड देन ये, पीएमसी, डी पैलियोजोइक एरा, ए मीसोजोइक एरा, एंड सी सीनोजोइक एरा। और ये भी ऑर्डर हमें पता है, तो अब हम इसे मैच करवा लेते। तो सबसे पहले लोअर इनवर्टिब्रेट्स आया, मींस यहाँ पे क्या जाना चाहिए? बी। देन फिश और एम्फीबिया, तो यहाँ क्या जाना चाहिए? डी। एंड देन इसके बाद बर्ड्स और रेप्टाइल्स आया, तो यहाँ पे ए जाना चाहिए, एंड देन इसके बाद यहाँ क्या जाना चाहिए? सी जाना चाहिए। सो क्या होना चाहिए यहाँ पे? बी का 1, ओके, बी का 1, डी का 2, बी का 1, ओके, बी का 1 एंड ओके, ए का 3, ए का 3 होगा, है ना, ए का 3 होगा, देन बी का 1 होगा, देन सी का सी 4 होगा, एंड देन डी का डी 2 होगा। यस, नाउ अब देखो मैच करवा के हो जाएगा। 3 1 4 3 1 4 3 1 4 2। यस, सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इसको याद रखने का तरीका है पोलन मदर सेल, पीएमसी। अब इसमें काफी सारे पीरियड्स का नाम दे रखा है, इसको याद रखने का तरीका है सीलू और देव कार पर तेरे जरा सा क्रैक किया। सीलू और देव कार पर तेरे जरा सा क्रैक किया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। सीलू और देव कार पर तेरे जरा सा क्रैक किया। तो अब सवाल है तो क्यों किया? यहाँ पे टी रिप्रेजेंट टर्सरी एंड क्यू रिप्रेजेंट्स क्वाटरनरी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, कह रहा है द सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट्स नोन एज कॉर्पस कैलोसम। सही कह रहा है कि जो हेमिस्फीयर का दो पार्ट होता है, सॉरी, सेरेब्रम का दो पार्ट होता है, दैट इज लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, एंड बोथ आर कनेक्टेड बाय द नर्व ट्रैक्ट्स व्हिच इज कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। करेक्ट कह रहा है। द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स एंड सेरेबेलम। भाई मेडुला ऑब्लोंगाटा तो सही कह रहे हो, पोन्स सही कह रहे हो, बट सेरेबेलम कहां से होगा? क्योंकि हमें पता है कि ब्रेन स्टेम इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, बट as we know the cerebrum is the part of forebrain, this is not the part of midbrain and hindbrain, then how can we say that cerebrum is the part of brain stem? क्योंकि ब्रेन स्टेम में क्या होता है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को मिलाकर के ब्रेन स्टेम बनता है, एक्सक्लूडिंग सेरेबेलम, यस। So according to this, statement 1 is correct, but statement 2 is wrong. Statement 2 is wrong. So 1 is correct and statement 1 is correct, but statement 2 is wrong. And this is exactly given in NCERT. The three major regions make the brain stem, that is midbrain and pons, which is the part of hindbrain, medulla oblongata, और ये क्या बनाता है? ब्रेन स्टेम बनाता है। कह रहा है कि हेमिस्फीयर जो है ना, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय द ट्रैक्ट ऑफ नर्व्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। दिस इज डायरेक्टली as from NCERT, पेज नंबर 236. नाउ move on, next question says identify the correct option, okay, A B C D with respect to spermatogenesis. Spermatogenesis के रिगार्डिंग A B C D सबको आइडेंटिफाई करना है। ये GnRH है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, और
GnRH जा करके एंटीरियर पिट्यूटरी को स्ट्राइक मारता है और कहता है कि यहाँ से LH निकालो और यहाँ से FSH निकालो। हमें पता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी पर जैसे ही GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आकर के एक्ट करता है तो यहाँ से दो हार्मोन रिलीज करवाता है, दैट इज LH एंड FSH। तो ए क्या होना चाहिए, FSH। नाउ L क्या करेगा, सो L हमें पता है L एक्ट्स ऑन लेडिक सेल। लेडिक सेल में भी L आ रहा है और LH में भी L आ रहा है, मींस लेडिक सेल के ऊपर LH जाकर के एक्ट करेगा और इसके बाद यहां से एंड्रोजन का सिक्रेशन करवाता है। तो B क्या होना चाहिए, लेडिक सेल। लेडिक सेल है ना, लेडिंग सेल, B लेडिक सेल। ओके, स्पेलिंग इज with लेडिक सेल, यस। तो बी क्या होना चाहिए, लेडिक सेल। और जो FSH है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, इसमें S आ रहा है और S है तो ये सर्टोली सेल के ऊपर जाकर के एक्ट करेगा। एंड सी हियर रिप्रेजेंट सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। नाउ FSH जाकर के सर्टोली सेल पर एक्ट करेगा और सर्टोली सेल से कुछ फैक्टर्स निकलवाता है और ये जो फैक्टर्स है ये डी फैक्टर है और ये डी फैक्टर स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मियोजेनेसिस में इसका रोल होता है, मींस स्पर्मेटोजेनेसिस में इसका ओवरऑल रोल होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस हियर ए रिप्रेजेंट FSH, यस। बी रिप्रेजेंट सर्टोली सेल, नो, यस। ए रिप्रेजेंट FSH, B represents Leydig cell and C represents Sertoli cell and D represents spermatogenesis. This is given in NCERT पेज नंबर 31। अगर यहाँ पे फोटो नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि NCERT में नहीं पूछा, सॉरी NCERT में ये नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन जो NCERT में नहीं है और पूछा गया तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक। नाउ अगर मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, कह रहा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का क्या काम है, तो ये टीआरएनए बनाता है, एसएनआरएनए बनाता है और 5SR आरएनए का भी फॉर्मेशन होता है। किसके हेल्प से होता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के हेल्प से होता है। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को रोकने का काम कौन करता है, रो फैक्टर रोकता है, रोकता है, सिग्मा फैक्टर शुरू करता है, ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करने का काम सिग्मा का है, सिग्मा शुरू करता है, रो रोकता है, यस। क्या कह रहा है, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन किससे होता है, रो फैक्टर से होता है, दैट मींस थर्ड। एंड स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन, तो स्प्लाइसिंग जो एक्सॉन का जो स्प्लाइसिंग होता है दैट इज डन बाय SNRNPS which is not given in NCERT, this is not given in NCERT। तो अभी मैं इसे होल्ड पर रख रहा हूं, है ना। जो हमें पता है सबसे पहले हम उसे करते हैं और जो NCERT में नहीं है उसको हम बाद में देखेंगे, राइट। तो अभी मैं इसे फॉर नाउ मैं इसे इरेज कर रहा हूं क्योंकि अभी इसे होल्ड पे रखना है, क्योंकि हमें पता है हमारी जो बाइबल, गीता, कुरान जो भी बोले सब NCERT ही है, इससे बाहर हमें जरा सा भी नहीं पढ़ना है, यस। तो स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन ये हमें नहीं पता है कि इससे होता है कि किससे होता है, क्योंकि NCERT में नहीं दिया हुआ है। अब कह रहा टाटा बॉक्स एक प्रमोटर बॉक्स है, बट दैट इज अगेन नॉट गिवन इन NCERT। सो अभी हम इसे भी होल्ड पर रखेंगे। तो अभी तो हमें बस यहाँ पे दो ही ऑप्शन के बारे में पता है, दैट इज RNA पॉलीमरेज थर्ड एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बस हमें ये दोनों के बारे में पता है। सो लेट्स सी क्या हम सही आंसर को आइडेंटिफाई कर पाते विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन A एंड B। ओके, क्योंकि ये दोनों अभी हमें नहीं पता है, बिकॉज दैट, क्यों, क्योंकि ये NCERT में नहीं दिया हुआ है, ठीक है जी। ए का थर्ड होना चाहिए, ए का 4 होना चाहिए, ए का 4। ओ भाई साहब, ये तो एक ही ऑप्शन से बन गया, ये तो चाह भी नहीं रहा है कि आपको ये आना चाहिए, ये तो बस आपको डराने के लिए दिया हुआ है कि अरे आउट ऑफ NCERT, बट इसका तो कोई रोल ही नहीं है ना इस क्वेश्चन में। क्या हमें आंसर प्रोसेसिंग में ये इंटरफेयर कर रहा है क्या? अगर हमें ये जो आउट ऑफ NCERT जो डेटा यहाँ पे दिया हुआ हमें नहीं पता है तो क्या हम आंसर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। इसलिए हमें यहाँ से ये समझ में आता है कि भले आपको बेवकूफ बनाया जाएगा, भले आउट ऑफ NCERT यहाँ पे डेटा डाला जाएगा, बट आंसर जो होगा वो आपको, अगर NCERT का कॉन्सेप्ट पता है, एक भी ऑप्शन अगर आप मैच करवा लेते हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, सिर्फ आपको यही पता है तो आप
आंसर को फाइंड कर सकते हैं। एंड दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी पेज नंबर 94। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। सवाल क्या कह रहा है, एक्सोपैथैलेमिक ग्वाइटर, जो एक्सोपैथैलेमिक ग्वाइटर होता है ये एक्सेस ऑफ और हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड के कारण होता है। जो एक्सोपैथैलेमिक ग्वाइटर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, जिसमें प्रोट्रूडिंग आईबॉल होता है। ठीक है जी, कह रहा एक्रोमेगाली, तो ये किसके कारण होता है, ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सिक्रेशन के कारण होता है। एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन द डिसीज व्हाट वी कॉल एक्रोमेगाली इज कोज्ड। नाउ कसिंग सिंड्रोम, ये हमें एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो अभी हम इसे नहीं छेड़ेंगे, और हम ये देखेंगे कि क्या बिना इसके भी हम आंसर फाइंड कर पाते हैं या नहीं फाइंड कर पाते हैं। ठीक है जी, क्रिटिनिज्म, यस दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी। क्रिटिनिज्म में क्या होता है, ये हाइपोसिक्रेशन के कारण होता है। किस चीज का हाइपोसिक्रेशन, थायराइड हार्मोन का। अगर हाइपोसिक्रेशन मतलब कम सिक्रेशन होता है मदर के अंदर में, तो उसका जो बेबी है, उसका जो बच्चा है वो गूंगा, बहरा, डिम्यूडिज्म हो सकता है, और साथ ही साथ उसका मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है। एंड दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी। तो थर्ड या ए का थर्ड होगा, ओके ए का थर्ड होगा। सो लेट्स एलिमिनेट द ऑप्शन 3 एंड 4। नाउ सी द ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके B4 ओके, दोनों ही ऑप्शन में बी का 4 दिया हुआ। अच्छा, तो अब ये तो हमें नहीं पता है, ये तो हमें नहीं पता है, बट हमें ये तो पता है डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन मैच करवा के देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन 2 और ये 1, 2 ये 1, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, है ना। और अगर हमें ये नहीं भी पता होगा फिर भी हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप जरा मुझे देख के बताना। अगर आपको ये पता है कि डी का ऑप्शन सेकंड होगा, डी का 2 होगा, डी का 2 होगा, तो आपका जो आंसर है वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। हमें इसका जरूरत नहीं है कि कसिंग सिंड्रोम क्या है इसके बारे में जानना। अब यहाँ पे क्या बोला कि हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उसके कारण डिफेक्टिव डेवलपमेंट होता है, मैच्योरेशन होता है, ग्रोइंग किसका, बेबी का, जिसके कारण क्या होता है, स्टंटेड ग्रोथ होता है, रुका हुआ ग्रोथ होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है। यही सवाल तो यहाँ पे पूछा हुआ था। ठीक है जी, एक्सोपैथैलेमिक ग्वाइटर किसके कारण होता है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण होता है, मींस हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन के कारण होता है। और क्रिटिनिज्म तो वहां पे दिया हुआ था। ठीक है, एक्रोमेगाली भी दिया हुआ है, बट शायद यहाँ पे उसका कटआउट लग नहीं पाया। तो ये नहीं कि एनसीईआरटी में नहीं है, वो भी एनसीईआरटी में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। हमें पता है कि एनसीईआरटी में एक एपिथेलियम, एक यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का नाम दिया हुआ है, एंड दैट इज goblet cell of the alimentary canal is a unicellular glandular epithelium which secrete mucus. कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ होता है, हमारे स्किन के ऊपर होता है, हमारे मोस्ट जो सरफेस है बगल कैविटी का, वहां भी आपको कंपाउंड एपिथेलियम देखने को मिलेगा। मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का जो एग्जांपल है दैट इज सैलिवरी ग्लैंड व्हिच इज गिवन इन एनसीईआरटी, एंड इंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो पैंक्रियाज हमारा क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। सो करेक्ट आंसर इज 3412 option number 1 is correct, and this is directly given in NCERT that unicellular consisting of isolated glandular cell is the example of goblet cell. Goblet cell is the example of unicellular glandular epithelium. ठीक, मोस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, ये डायरेक्टली कहां दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। बोन मैरो एक जो है वो मेन लिम्फोइड ऑर्गन है जहां पर सभी तरह का ब्लड सेल्स और साथ ही साथ जो लिम्फोसाइट है वो बनता है। ये तो बिल्कुल सही कह रहा है ना, ये तो एनसीईआरटी का लाइन है। द बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस्ड। एनसीईआरटी का लाइन डायरेक्ट उठा के फेंका है, जरा सा भी एक वर्ड में भी चेंज नहीं किया है। ठीक, तो इससे इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी जरूर समझ में आ रहा होगा। नाउ स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड micro environments for the development and the maturation of T lymphocyte। ये बिल्कुल सही कह रहा है, चाहे वो बोन मैरो हो चाहे वो थाइमस हो,
दोनों ही एक माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, किस चीज के लिए, टी लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट के लिए, टी लिम्फोसाइट का मेच्योरेशन के लिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस बोथ ऑप्शन इज करेक्ट, नॉट ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड statement 1 is correct but no, yes, so according to this option number 3 is correct, both statement 1 and statement 2 is करेक्ट। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है। स्टेटमेंट वाइज वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें डायरेक्टली एनसीईआरटी का लाइन को उठा करके फेंक दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जरा सा भी चेंज नहीं किया है, दैट इज द बोन मैरो, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में, बोथ बोन मैरो एंड द थाइमस प्रोवाइड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द डेवलप, microorganism not this is sorry microorganism not this is micro environment for the development and maturation of the T lymphocyte, डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 194 मैचिंग टाइप है और ये जो क्वेश्चन है ये कॉकरोच वाले सेक्शन से पूछा गया है और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम से ना, क्या बोल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम से। द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, तो ये हमें पता है क्रॉप जो होता है उसमें फूड को स्टोर करके रखता है कौन, कॉकरोच। नाउ बी ऑप्शन, रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स एट द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे गैस्ट्रिक और हिपैटिक सिक्का कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक और हिपैटिक सिक्का कहा जाता है। रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंट एट द जंक्शन ऑफ द मिड गट एंड हाइंड गट, तो इसे माल्फिगन ट्यूब्यूल कहा जाता है, इसे माल्फिगन ट्यूब्यूल कहा जाता है। द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द फूड, तो ये गीजार्ड होता है जिसे प्रोवेंट्रिकुलस भी कहा जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस 4231 4231 4231 4231 एंड दिस इज ओनली गिवन इन ओल्ड एनसीईआरटी। ये सिर्फ और सिर्फ आपको ओल्ड एनसीईआरटी में ही मिलेगा, ये आपको न्यू वाली जो एनसीईआरटी है उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉकरोच वाले से कॉकरोच को कंप्लीटली हटा दिया गया न्यू एनसीईआरटी से। बट नीट का सिलेबस में है, इसका मतलब क्या समझ में आया हमें कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। अभी तक 4-5 क्वेश्चन ऐसे हमें मिल गया है जो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी में है, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। दिस इज ओनली इन ओल्ड एनसीईआरटी, इसलिए ओल्ड एनसीईआरटी हमें पढ़ना ही पड़ेगा। नाउ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग द जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। हमें पता है नेफ्रॉन दो तरह का होता है, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है और दूसरा जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है। बट हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है उसके बारे में अब एकदम सटीक और सही बात बताइए। तो कह रहा है कि लूप ऑफ हेले ऑफ द जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन रन्स डीप इन द मेड्यूला, बिल्कुल सही कह रहा है। जो जुक्स्टामेडुलरी, मेड्यूलरी नाम में मेड्यूलरी आ रहा है, नाम में मेड्यूला आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है इसका जो लूप ऑफ हेले है वो मेड्यूला के अंदर में काफी ज्यादा डीपली धसा हुआ होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही कह रहा है। जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन ऑट नंबर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये बिल्कुल गलत कह रहा है। कह रहा है ना कि जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन से ज्यादा होता है, ये बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि हमें पता है जो 85% है नेफ्रॉन होता है दैट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड सिर्फ और सिर्फ 15%, ऑलमोस्ट 15% नेफ्रॉन ही हमारे बॉडी में है जो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है। बट यहाँ पे क्या कर रहा है कि जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन ज्यादा होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन से, मींस ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, गलत कह रहा है। एंड थर्ड ऑप्शन सेज जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड इन कॉलम ऑफ बर्टनी, कह रहा है कि जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है ये कॉलम ऑफ बर्टनी के अंदर में होता है, तो ये बात गलत कह रहा है भाई, कॉलम बर्टनी के अंदर में नहीं होता है। द रेनल कॉर्पुसेल्स ऑफ द जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन लाइज इन द ऑर्डर पोर्शन ऑफ द रेनल मेड्यूला, नहीं ये रेनल मेड्यूला के ऑलमोस्ट इर्द गिर्द होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट which says loop of Henle of juxtamedullary nephron runs deep in medulla। वही तो यहाँ पे कह रहा है कि in some of the nephron the loop of Henle is very long, loop of क्या बोला है, कुछ नेफ्रॉन में ऐसा होता है उसका जो लूप ऑफ हेले होता है काफी ज्यादा लंबा होता है और वो काफी ज्यादा मेड्यूला के अंदर धसा हुआ होता है, नीचे डीपली नीचे होता है। एंड दिस टाइप ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी पेज नंबर 208। नेक्स्ट क्वेश्चन, this question number 196, we are about completion now। p wave क्या रिप्रेजेंट करता है, depolarization of atria। p wave represents depolarization of, this is not catria, this is atria, this is atria।
So depolarization of no. P wave represent excitation or depolarization of atria, depolarization of ventricle, and no, I think something is missing here. P wave represents depolarization of atria, and according to this option number ये थर्ड होना चाहिए था, है ना, depolarization of atria. QRS complex represents depolarization of ventricle. P wave represents repolarization of ventricle. बिल्कुल सही कह रहा है कि T wave represents repolarization of ventricle and TP gap. लास्ट क्या बच रहा है ये. अब देखो ये ना एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ. दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी. टीपी वेव इज नॉट, टीपी गैप इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी. बट जो एनसीईआरटी में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ए बी सी जो दिया हुआ है, अगर आपको ये आता है तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, भले आपको ये आए चाहे ना आए. बट आई थिंक समथिंग एरर इन क्वेश्चन ऑप्शन इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो लेट मी सी फर्स्ट. यस, यहाँ पे ये डबली प्रिंटेड है ना, तो ये थर्ड होगा. एंड अकॉर्डिंग टू दिस करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड. एंड ये एनसीईआरटी में दिया हुआ दैट इज पी वेव रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, एंड टी वेव रिप्रेजेंट्स द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू नॉर्मल, दैट इज रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल. नाउ मूव on the next question, and next question says, as per ABO blood grouping system, the blood group of father is B plus, mother is A plus, and उसका जो बच्चा है वो O plus है. their respective genotype क्या होना चाहिए. कह रहा है कि यहाँ पे जो पापा जी हैं तो पापा का ब्लड ग्रुप B प्लस है, मम्मा का ब्लड ग्रुप A प्लस है, और उसका बच्चा का ब्लड ग्रुप O है. तो कह रहा है कि पॉसिबल जीनोटाइप ये तीनों का क्या होना चाहिए, रिस्पेक्टिवली कह रहा है. ठीक है जी. मीन्स अगर ये बी ब्लड ग्रुप है तो बी ब्लड ग्रुप के लिए क्या होगा, ये भी हो सकता है. इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, आईबी भी हो सकता है. एंड इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, आई नॉट आईबी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. एंड मदर का जीनोटाइप अगर ए प्लस है तो मदर का जीनोटाइप आई ए भी हो सकता है, एंड आई नॉट भी हो सकता है. एंड बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या है, O प्लस है, तो O तो सिर्फ एक ही पॉसिबल है ना, आई नॉट. अब ऑप्शन को हम देख लेते हैं एक बारी. क्या बोल रहा है जी यहाँ पे कि हाँ ये पॉसिबल है. पापा का जो फादर का जो ब्लड ग्रुप जो B प्लस है उसका जीनोटाइप ये पॉसिबल है जी. अब क्या कह रहा है मदर का, तो मदर का ये जीनोटाइप पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. कह रहा है बच्चा का जीनोटाइप ये पॉसिबल है. अरे हाँ सही है, एकदम सही है. नाउ क्या और कोई पॉसिबल है, कह रहा है कि ये हो सकता है, ये फादर का जीनोटाइप हो सकता है, ये मदर का जीनोटाइप हो सकता है. बट अगर फादर का जीनोटाइप आई है और मदर का जीनोटाइप आई है तो बच्चा का जीनोटाइप आई कैसे हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल. और अकॉर्डिंग टू दिस बच्चा का ब्लड ग्रुप O प्लस कभी हो ही नहीं सकता है, तो ये तो गलत कह रहा है. ठीक है जी. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पापा का ब्लड ग्रुप नहीं, अगर उसका जीनोटाइप, अगर फादर का जीनोटाइप आई ए और आई बी है तो इसका ब्लड ग्रुप तो ए बी होगा, ना कि ए प्लस या फिर बी प्लस. तो ये तो गलत हो गया. कह रहा फादर का ब्लड ग्रुप बी है तो यहाँ पे ये तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो ब्लड ग्रुप ए को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये तो है नहीं. फादर का ब्लड ग्रुप बी है जी, बिल्कुल सही कह रहा है. ये हो सकता है. क्या ये हो सकता है मदर का ब्लड ग्रुप ए प्लस दिखा रहा है, तो हाँ ये भी हो सकता है. अगर बच्चा का ब्लड ग्रुप O है तो इसका जीनोटाइप तो आई नॉट होना चाहिए. सॉरी, ये वाला मीन्स आई नॉट होना चाहिए. बट यहाँ पे कह रहा है कि आई ए और आई बी जिसका जीनोटाइप होता है उसका ब्लड ग्रुप ए भी होता है, ना कि ब्लड ग्रुप O होता है. मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस ओनली ए इज करेक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सी इज ओनली करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 198 स्टेटमेंट वाइज सवाल है. कहता है कि गोज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये अलग अलग है ना, स्टेट्स दैट दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing for different resources can't be exist independent indefinitely. अच्छा, एक बार जब इस ऑप्शन को आप जब पढ़ोगे ना थोड़ा रफ्तार में, थोड़ा स्पीड में, तो आप इसमें सिली मिस्टेक जरूर कर सकते हैं.
वाई? क्योंकि ये पूरा लाइन एग्जैक्टली एनसीईआरटी का उठाया हुआ है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया है। और यहाँ पे कह रहा है डिफरेंट रिसोर्स। अरे भाई कंपटीशन डिफरेंट रिसोर्स के लिए नहीं होता, सेम रिसोर्स के लिए होता है। अगर ये एक रिसोर्स है तो इधर से भी एक टाइगर फाइट करेगा, इधर से भी एक टाइगर फाइट करेगा, तो रिसोर्स सेम होगा तभी तो फाइट करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है अगर सेम रिसोर्स हो, अगर दो स्पीसीज फाइट कर रहे हैं तो उसमें से दोनों स्पीसीज एक साथ नहीं रह सकते हैं। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या बोला? कॉम्पिटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज, नो कॉम्पिटिंग फॉर सेम रिसोर्सेज। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। Statement 2 says, according to Gauss principle, during the competition, the inferior will be eliminated. सही कह रहा है कि according to गॉस सर हमें ये बताए थे कि जब कंपटीशन होता है, जब दो डिफरेंट स्पीसीज या दोनों सेम, अगर दो डिफरेंट स्पीसीज अगर सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पीट करते हैं, तो उसमें जो सुपीरियर होता है वो इंफीरियर वाले को मार देता है और वो डोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, वही कह रहा है कि अगर अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल, अगर कंपटीशन के टाइम अगर दो स्पीसीज फाइट कर रहे हैं तो उसमें से जो सुपीरियर स्पीसीज होगा वो जीत जाएगा और जो इंफीरियर स्पीसीज होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा सिस्टम से, उस इन्वायरमेंट से एलिमिनेट हो जाएगा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। तो ये लाइन एग्जैक्टली सही है, मींस स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग बट स्टेटमेंट 2 इज राइट। Statement 1 is false, but statement 2 is right, and this is exactly given in page number 119. That Gauss competition exclusion principle states that though closely related species competing for same resource, see here, same resource. NCERT में कह रहा है कि सेम रिसोर्स के लिए फाइट होना चाहिए, बट स्टेटमेंट में कह रहा है कि डिफरेंट रिसोर्स के लिए। तो एक झलक में अगर आप इसे रफ्तार में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो आप जरूर यहाँ पे सिली मिस्टेक करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, regarding the catalytic cycle of enzyme action, select the correct sequential steps. अब यहाँ पे क्या बोला? कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम। अब यहाँ पे एंजाइम का एक्शन का कैटालिटिक साइकिल यहाँ पे दे रखा, उसमें से क्या आप सीक्वेंस में बताइए कि सबसे पहले क्या होगा। ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, सबसे पहले आकर के बाइंड करता है। जैसे बाइंड करता है तो एक सबस्ट्रेट और एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है। इसके बाद जो सबस्ट्रेट का जो बॉन्ड है वो वीक होता है, टूट जाता है। इसके बाद प्रोडक्ट और जो एंजाइम है वो अलग हो जाता है, और अब ये एंजाइम किसी दूसरे सबस्ट्रेट को पकड़ के और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। जरा देख लेते हैं, ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी में इसका स्टेप दिया हुआ है। यहाँ पे क्या बोला है कि सबसे पहले क्या होगा कि फर्स्ट थिंग दैट इज सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। अब एंजाइम का एक्टिव साइट होता है, लोग की हाइपोथेसिस क्या कहता है कि एंजाइम जो है वो लॉक की तरह होता है और जो सबस्ट्रेट होता है वो चाबी की तरह होता है, की की तरह होता है, एंड बोथ आर स्पेसिफिक फॉर ईच ऑफ देम। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि सबसे पहले क्या होगा, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, दोनों आपस में आकर के बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद ये कहाँ बाइंड करेगा? एक्टिव साइट में बाइंड करेगा। और ये फिर क्या होगा? टाइटली फिट हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा? एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे में टाइटली क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। इसके बाद द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम अल्टर द शेप। इसके बाद जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम में जाकर के बाइंड करता है तो एंजाइम का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। यस, क्यों चेंज होता है? सो दैट कि वो टाइटली बाइंड कर पाए। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम ना क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट। अब कह रहा है कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट का बॉन्ड को तोड़ेगा। यस, तो बस यही स्टेप तो हमें पूछ रहा था। यहाँ पे कह रहा है कि सबसे पहले क्या होगा? सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं, सबसे पहले रिलीज प्रोडक्ट केमिकल बाइंड्स टू सबस्ट्रेट नहीं, सबस्ट्रेट हाँ, सबसे पहले क्या होगा? ई, सबसे पहले सबस्ट्रेट जाकर के एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से क्या करेगा जी? बाइंड करेगा। इसके बाद क्या होगा? सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही कह रहा है। इसके बाद क्या बनेगा? सबस्ट्रेट एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंड देन इसके बाद क्या बनेगा? केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट ब्रोकन, बिल्कुल सही कह रहा है। इसके बाद इसका जो केमिकल बॉन्ड है उसको तोड़ा जाएगा, उसको फोड़ा जाएगा। इसके बाद फ्री एंजाइम रेडी टू रिलीज ऑफ प्रोडक्ट। यस, अब जब उसका जो सबस्ट्रेट का जो बॉन्ड था उसको तोड़ फोड़ दिया गया है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो अब इस प्रोडक्ट को रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, अब इस प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाएगा। और जैसे ही एक बार प्रोडक्ट एंजाइम से बाहर निकल गया, अब ये जो एंजाइम है ये खुला सांड है, अब ये फिर किसी दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड करके और उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। अब ये क्या हो जाएगा? फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड विथ अनदर सबस्ट्रेट। यस,
अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस इज EADCB EADCB एग्जैक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो अगर कहीं पे इस तरीके से स्टेप्स यहाँ पे अगर स्पेसिफाई कर रहा है कि फलाना रिएक्शन का ये स्टेप है, अगर कहीं पॉइंट आउट कर रहा है, अगर कहीं पॉइंट बता रहा है, अगर कहीं एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर कहीं एनसीईआरटी में इटैलिक्स में लिखा हुआ, कहीं डार्क करके लिखा हुआ, कहीं अगर एक ही लाइन को बार बार रिपीट किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी आपको बता रहा है कि दिस लाइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट और ये आपको पढ़ के जाना ही है। यस, एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन एंड अगेन दिस इज a statement wise question. Statement 1 says mitochondria and chloroplast are both double membrane bond organelle। बिल्कुल सही कह रहा है, जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होता है और साथ ही साथ न्यूक्लियस भी हमारा डबल बॉन्ड मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है। Now statement 2 says inner membrane of mitochondria is relatively less permeable as compared to chloroplast। ये बात गलत कह रहा है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन से ज्यादा परमिएबल होता है, ना कि कम परमिएबल होता है। ये एकदम वर्ड्स को रिवर्स कर दिया है और इसको याद रखने का जो बेस्ट तरीका है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया में M आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में M आ रहा है और M रिप्रेजेंट्स मोर एंड क्लोरोप्लास्ट में L आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट में L आ रहा है एंड L रिप्रेजेंट लेस मींस क्लोरोप्लास्ट इज लेस परमिएबल एंड माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है वो मोर परमिएबल है। माइटोकॉन्ड्रिया मोर परमिएबल एंड क्लोरोप्लास्ट इज लेस परमिएबल। यस, तो ये गलत कह रहा है, ये एनसीईआरटी में एग्जैक्ट दिया हुआ है। क्या लिख रहा है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो क्लोरोप्लास्ट दोनों डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है। बिल्कुल सही कह रहा है, वही तो फर्स्ट स्टेटमेंट था हमारा। दूसरा क्या कह रहा है, ऑफ द टू, ये दोनों में से द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, जो क्लोरोप्लास्ट का जो इनर मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट में L आ रहा है, L रिप्रेजेंट लेस, ये लेस परमिएबल होता है, वाइल जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन होता है वो मोर परमिएबल होता है। एंड विद दिस हमने जियोलॉजी का 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और इसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से ट्रिक भी बताया, सब कुछ बताया। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग वीडियो का स्टार्टिंग में मैंने जो आपको बताया था कि हमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है या न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है। अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि ओल्ड एनसीईआरटी से 6-7 क्वेश्चन पूछा गया और ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं है और ये तो नीट का सिलेबस में है। तो अगर हम ओल्ड एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं तो हमें प्रॉब्लम होगा, मीन्स हमें ओल्ड वाला तो पढ़ना ही होगा। या तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी, आप एक काम कर सकते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी खरीद लें, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी में आपका न्यू एनसीईआरटी का भी मिल जाएगा। बट ओल्ड एनसीईआरटी में क्या प्रॉब्लम होगा कि न्यू एनसीईआरटी में कुछ थोड़े बहुत स्लाइट चेंज होता है, तो वो आपको उसके लिए अपग्रेड रहना है। जब भी आपको टीचर्स पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो टीचर्स जो बैचेस में पढ़ा रहे, क्लासेस में पढ़ा रहे, वो आपको जरूर बताएंगे कि न्यू एनसीईआरटी में ये अपग्रेडेशन आया और पुराने एनसीईआरटी में ये नहीं था। तो आपको उस अपग्रेडेशन को लेकर के अवेयर रहना है। या तो आप एक काम कर सकते हैं, आप न्यू एनसीईआरटी को ही फॉलो करें, बट जो पुराने एनसीईआरटी का जो टॉपिक्स है उसको आप वहां से निकाल करके आप उसका फोटो लेकर के या फिर आप किसी भी तरीके से वहां से जो भी 15, 20, 25 पेज होगा आप उसको नए एनसीईआरटी में आप उसको चिपका दीजिए एंड इस तरीके से आप नए एनसीईआरटी से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। बट हम ओल्ड एनसीईआरटी को स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर बुक्स का हम बात करें तो बुक्स में तो हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही फॉलो करना। हाँ, मानता हूं मैं कि यहाँ पे जुओलॉजी वाले सेक्शन में 1-2 ऑप्शन दिया हुआ था, दैट वाज नॉट इन एनसीईआरटी, दैट वाज फ्रॉम आउट ऑफ एनसीईआरटी। बट आपने देखा होगा कि उसका तो वहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। अगर आपको वो नहीं भी आ रहा है, अगर वो ऑप्शन आपको नहीं भी आ रहा है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी, फिर भी आप करेक्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, यही हमारा बाइबल, यही कुरान, जो गीता कहना है, ये हमारा एनसीईआरटी है। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप किसी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल यूज कर सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। एंड विद दिस आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम डिस्कस करेंगे ठीक इसी तरीके से हम केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर एनालिसिस करेंगे और वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार होगा, सबसे ज़्यादा मज़ेदार फिजिक्स और केमिस्ट्री का होगा, क्योंकि अब बायो में तो ऑलमोस्ट लोगों को पता होता है कि ठीक है जी ये पूछा जाता है डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा जाता है, कुछ मैक्सिमम लोगों को पता होता है।
बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी से। अब लोग यार फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैसे पूछा जाएगा, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है, जो बैक एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, एकदम सेम एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये मैं आपको फुल प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। और मैं आपको उसमें ये भी बताऊंगा कि हमें ओल्ड पढ़ना है या फिर न्यू पढ़ना है। और एनसीईआरटी सारे ही सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के ऊपर होगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए और इजाजत दीजिए।